एनिमे की शुरुआत होती है एक मस्कुलर मैन हल्क से, जो एक अरीना में खड़ा है, धूल उड़ रही है और उसके सामने एक डीमन है। वो एक ही पंच में उसे उड़ाकर फेंक देता है। और इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां उसके पास्ट में कुछ डार्क इंसिडेंट्स होती नजर आती हैं, जबकि वो लड़ाई जारी रखता है। फिर एक लेडी नोट करती है कि उसे हल्क में एक एंडलेस पोटेंशियल महसूस हो रहा है, भले ही वो एक ह्यूमन हीरो हो। इसके बाद स्टोरी पीछे जाती है जहां बताया जाता है कि एक हीरो ने एक डीमन लॉर्ड को हराया था और ह्यूमंस ने उसका कासल छीन लिया था। वे खुश थे क्योंकि अब उन्हें डीमन से डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन 3 महीने बाद डीमन रेल में उस डीमन लॉर्ड के रिप्लेसमेंट को ढूंढने के लिए एक टूर्नामेंट चल रहा है, जिसकी निगरानी वर्मिलियो कर रही है, जबकि एक और डीमन अजूड्रा की जगह वो देख रेख कर रही है। असिस्टेंट मैनेजर उसे टूर्नामेंट की जानकारी देता है और बताता है कि सभी कैंडिडेट्स एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हैं। जब वर्मिलियो की नजर हल्क पर पड़ती है तो वो नेचुरली नाराज हो जाती है, क्योंकि वो एक ह्यूमन और हीरो है। असिस्टेंट मैनेजर सोचता है कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हल्क कहता है कि वो ह्यूमन से नफरत करता है और उन्हें खत्म करना चाहता है। लेकिन वर्मिलियो को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर भी क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट से बंधा है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं होता। वर्मिलियो को लगता है कि वो बाकी कैंडिडेट्स को मारना चाहता है, लेकिन हल्क इतना फ्रेंडली है कि ऐसा नहीं लगता। वो अब भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि हल्क एक कैंडिडेट है और उससे ताकतवर कोई नहीं है, क्योंकि उसका पावर लेवल 99 है। इसीलिए वो और असिस्टेंट मैनेजर मिलकर उसे फेल कराने के लिए चीट करने का प्लान बनाते हैं। उसी टाइम उसका एक सबॉर्डिनेट एक ह्यूमन विलेज की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि सारे ह्यूमंस गायब हैं। अगले कंटेस्ट में सबको टावर ऑफ कार्ड्स बनाना होता है, जो सबको बोरिंग लगता है। हल्क को थोड़ी दिक्कत होती दिखती है, जिससे वर्मिलियो खुश होती है क्योंकि उसने उसे स्लिपरी कार्ड्स दिए थे। लेकिन हल्क अचानक एक थंडर क्लैप छोड़ता है, जिससे सबके कार्ड उड़ जाते हैं और फिर वो सबसे ऊंचा टावर बना देता है। टेक्निकली ये चीटिंग नहीं थी, क्योंकि रूल्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन बाकी लोग मानते हैं कि टास्क एक डीमन कासल बनाना था और तुम्हें अपना बचाना था, जबकि दूसरों पर अटैक करना था। भले ही ऐसा नहीं था, सब मान लेते हैं और एक दूसरे के कार्ड्स उड़ाने लगते हैं। वर्मिलियो फिर से गुस्से में फट पड़ती है, जबकि उसका दूसरा सबॉर्डिनेट अपनी ट्विन सिस्टर से कांटेक्ट करता है, जो उस विलेज की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। दोनों के पास एक सेकंड क्लास स्पेशल एबिलिटी है, जिससे वे लॉन्ग रेंज टेलीपैथी कर सकती हैं। बस कॉफी पीकर उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। इस तरह दोनों एक दूसरे को सब कुछ बता पाती हैं, जबकि हल्क लगातार टूर्नामेंट में हावी रहता है। वर्मिलियो खुद को डिस्गाइज करके एक कंटेस्ट जज करने जाती है, लेकिन वो कुकिंग कंटेस्ट निकलता है और खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि वो चाहकर भी उसे एक भी पॉइंट से फेल नहीं कर पाती। इस तरह हल्क सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाता है, बाकी सारे हाई लेवल कैंडिडेट्स को हराकर। जो प्रिलिमिनरीज तक पहुंचने वाले थे, वर्मिलियो का गुस्सा फिर बढ़ता है, लेकिन वो खुद को शांत करती है। फिर वो थोड़ा टाइम लेकर सोचती है, तभी उसके सबॉर्डिनेट से उसे हल्क के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि हल्क एक और डीमन केनरोज के साथ बातचीत कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि हल्की के सिर पर भारी बाउंटी है, क्योंकि उसने ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइम किया है, और वो है अपने छोटे भाई को मारना। वो भाई वही था जिसने डीमन लॉर्ड को मारा था, क्लेस। पता चलता है कि दोनों एक साथ हीरोज के रूप में पैदा हुए थे, जो अपने आप में बहुत रेयर बात है। इसके अलावा 3 बिग ह्यूमन सिटीज में कोई इंसान नहीं बचा, सभी अचानक गायब हो गए और ये रहस्य डीमंस को भी समझ नहीं आ रहा। तभी एक और डीमन लॉर्ड का किला अटैक का शिकार होता है। हमलावर कोई हीरो नहीं बल्कि विंग्ड सोल्जर्स निकलते हैं, जो इतनी ताकत से हमला करते हैं कि उस डीमन लॉर्ड को खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ता है ताकि नुकसान कम हो सके। डीमन सोचते हैं कि क्या ह्यूमंस ने उनकी स्ट्रैटेजी समझ ली है, लेकिन बड़ी चिंता यह है कि वे इतनी दूर तक कैसे पहुंचे। अगर वे आगे बढ़ गए तो डीमन रेल्म तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वर्मिलियो तुरंत ऑर्डर देती है कि बैरियर को मजबूत करो और बैटल की तैयारी शुरू करो। वर्मिलियो और हॉर्न प्लान बना रहे हैं कि टूर्नामेंट के रेसिंग पोर्शन में हल्के को कैसे सैबोटाज किया जाए। जब वर्मिलियो हल्क के घोड़े को देखती है तो वो हॉर्न से कंप्लेन करती है, क्योंकि उस घोड़े की वजह से ऑडियंस हल्क को और ज्यादा पसंद करने लगी है। टूर्नामेंट अनाउंसर रोकोको को फिर सबको रूल्स समझ आता है और रेस शुरू करता है। सभी आगे बढ़ जाते हैं सिवाय हल्की के, क्योंकि उसका हॉर्स कॉन्फिडेंस की कमी से जूझ रहा होता है। हॉर्न वर्मिलियो से कहता है कि उन्हें रेस के फ्रंट रनर्स पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि हल्क के अगले राउंड में पहुंचने का कोई चांस नहीं है। हल्क अपने हॉर्स को एक पेप टॉक देता है ताकि वो मोटिवेट हो जाए। इस बीच वर्मिलियो और हॉर्न कंपटीशन को देख रहे हैं, जहां कैंडिडेट्स एक मुश्किल एंटी हल्क ऑब्स्टिकल कोर्स से गुजर रहे हैं। हॉर्न पहचानता है कि केनरोस और हयूरा दोनों बहुत टैलेंटेड डीमंस हैं और उनमें अगला डीमन लॉर्ड बनने की क्षमता है। तभी रोकोको हल्क की तरफ इशारा करता है, जिससे वर्मिलियो फिर से चिढ़ जाती है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि हल्क किसी न किसी तरह से कंपटीशन में वापस आ जाएगा। हॉर्न कहता है कि अब वो हल्क को सबोटाज करने के लिए कुछ नहीं कर सकता, जिससे वर्मिलियो और भी गुस्से में आ जाती है। वर्मिलियो एक नई स्कीम बनाती है ताकि वे हल्क को आगे बढ़ने से रोक सकें, क्योंकि अब तक उसे कोर्स में कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन हॉर्न के मिनियंस फेल्स हो जाते हैं और रिजल्ट्स में हल्क रेस जीत जाता है और अगले राउंड में चला जाता है। वर्मिलियो गुस्से से भर जाती है, लेकिन तब शांत होती है जब इस्टार रिपोर्ट लेकर आती है उस रिकॉनेसेंस स्क्वाड्रन के बारे में, जिसे उसने कैसल ओरुम भेजा था।
इस्ता बताती है कि किला अभी तक सेफ है और दुश्मन वहां घुसपैठ करने का कोई प्लान नहीं बना रहा। हालांकि उसकी फोर्सेस अब किले के अंदर तक पहुंच गई हैं। उन्होंने कोई ह्यूमंस नहीं देखे, सिर्फ 103 विंग्ड नाइट्स तैनात हैं और उनके लीडर के साथ। होन पूछता है कि आखिर इन नाइट्स के पास इतनी ताकत कहां से आई कि वे लॉर्ड उरुम को हरा सके। वर्मिलियो कहती है कि उन्हें यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता और न ही अपना गार्ड नीचे करना चाहिए। हालांकि वो चाहती है कि वहां जाकर उन विंग्ड नाइट्स को खत्म कर दें, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान हेल्क को डीमन लॉर्ड बनने से रोकने पर है। तभी एम्पायर के बाकी 4 एलिट लॉर्ड्स में से एक अजूद्रा वहां पहुंचता है। वो वर्मिलियो के साथ एक थॉट शेयर करता है कि वे हेल्क और विंग नाइट्स दोनों से कैसे निपट सकते हैं। वो सुझाव देता है कि फाइनल कंपटीशन को इस तरह बनाया जाए कि कैंडिडेट्स को कासल उरुम दोबारा हासिल करना होगा। जो कोई भी विंग्ड नाइट्स लीडर को हरा दे और किला वापस पाले, उसे नया डेमन लॉर्ड घोषित किया जाएगा। अजुड्रा कहता है कि इससे वे ये भी परख सकेंगे कि हेलक नफरत के लायक है या तारीफ के। वर्मिलियो पूछती है कि अगर फाइनल बैटल में हेल्किक उनका दुश्मन निकला तो क्या होगा। अजुड्रा एक रिंग दिखाता है जो उसने सभी कंपेटिटर्स के लिए बनाई है, जिससे वे एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। हालांकि अजुद्रा सुझाव देता है कि वर्मिलियो को फ्रंट लाइन पर कंपेटिटर्स के साथ रहना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहे। वर्मिलियो इस ऑफर को स्वीकार कर लेती है, भले ही उसे हेल्क पर भरोसा करने में डाउट है। वो अजुद्रा से कहती है कि वो हॉस्पिटल में ही रहे और आराम करे। 5 दिन बाद रोकोको, हेल्क, केनरोस, ह्यूरा और एक डीमन जिसका नाम डॉर्शे है उन्हें उनकी रिंग सौंपता है और फाइनल राउंड के रूल्स समझाता है। वर्मिलियो उनसे मिलती है अपनी एलियस एन के नाम से। हेल्क खुद को एन से इंट्रो कराता है, जबकि बाकी सबको लगता है कि उन्होंने उसे कहीं पहले देखा है। इसी बीच विंग्ड नाइट्स अपने लीडर के आसपास कैसलोरुम में इकट्ठे हो रहे हैं। अस्टा इंसानों की दुनिया में आराम कर रही है और अपनी खूबसूरती का कंपैरिजन एम्पायर की बर्बाद जमीन से कर रही है। वो कहती है कि एम्पायर एक इनविजिबल जहर छोड़ता है और अगर कोई ज्यादा देर तक बाहर रहे तो उसकी मौत हो जाएगी। इसी वजह से कासल्स और टाउन्स के चारों ओर बैरियर्स लगाए जाते हैं ताकि लोग उस जहर से सुरक्षित रहें। आस्टा कहती है कि उसे इंसानों से जलन होती है क्योंकि उन्हें ऐसी दुनिया में नहीं जीना पड़ता। फिर आस्टा कैपिटल की ओर जाती है और ठान लेती है कि वो वर्मिलियो की तरह अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। उधर वर्मिलियो और बाकी टूर्नामेंट फाइनलिस्ट बग टाइप मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। डॉर्शे कहता है कि वो एक बैरियर बनाएगा, लेकिन अपने साथियों को ये नहीं बताता कि उसे ऐसा करने में वक्त लगेगा। गुस्से में एन अपने पावर से उन मॉन्स्टर्स को आग लगा देती है। केनरोस ग्रुप को एक ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां एक बैरियर लगा हुआ होता है। सभी उस बिल्डिंग के अंदर जाकर थोड़ा आराम करते हैं। एन नोटिस करती है कि सभी थक चुके हैं सिवाय हेल्क के, जो गलती से एक स्टैचू तोड़ देता है। शुक्र है डॉर्शे अपने रिपेयर मैजिक से उसे ठीक कर देता है। एन सोचती है कि शायद हेल्क की जबरदस्त ताकत या उसकी एक्सट्रीम रेजिस्टेंस ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जब वो टूर्नामेंट वेन्यू तक पहुंचा था। ह्यूरा केनरोस से कहती है कि उसे यकीन है कि एन दरअसल वर्मिलियो ही है जो डिस्गाइज में आई है ताकि हेल्क पर नजर रख सके। एन उनकी बात सुन लेती है। वो ह्यूरा और केनरोस से कहती है कि वो वर्मिलियो नहीं है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वे उसके साथ सबकी तरह बराबरी से पेश आए। फिर हेल्क बाकी सबके लिए खाना बनाता है। एन गुस्सा हो जाती है कि उसे फिर से उसका बनाया खाना खाना पड़ेगा और उसमें बैंगन भी हैं। हेल्क पूछता है कि क्या एन को उसका खाना पसंद नहीं, लेकिन एन हेल्क को बुरा न लगे इसलिए खाना खा लेती है। उधर हॉर्न, इस्टा और अजूद्रा एक गेम खेल रहे होते हैं। रोकोको अजूड्रा को बताती है कि टूर्नामेंट फाइनलिस्ट दूसरे रेस्टिंग पॉइंट से निकल चुके हैं। वो कहती है कि वे अब अंडरग्राउंड टनल से होकर उरुम कासल पहुंच रहे हैं ताकि एक बड़े तूफान से बच सकें। इस्टा अजूद्रा से कहती है कि वो एन और बाकी लोगों की मदद के लिए ट्रूप्स भेज दे, लेकिन अजूद्रा मना कर देता है। वो कहता है कि बेहतर होगा कि सेना यहीं रहे ताकि अगर विंग्ड नाइट्स इस किले पर हमला करें तो वे तैयार रहें। अजूड्रा को यकीन है कि एन ठीक रहेगी क्योंकि वो इस रूम में मौजूद सभी से ज्यादा ताकतवर है। इस बीच एन और बाकी लोग अंडरग्राउंड पाथ में मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। उन्हें एक न्यू वर्ल्ड क्रीचर मिलता है जो आम मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। हेल्क कहता है कि वो इन न्यू वर्ल्ड क्रीचर से परिचित है। वो अकेले उस बीस्ट से लड़ता है और जीत जाता है। एन उस क्रीचर की लाश को आग लगा देती है, लेकिन उसे शक होता है कि हेल्क को इन बीस्ट के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। फिर एजेंट कुशिकी की मदद से उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। एन सभी फाइनलिस्ट को याद दिलाती है कि जो भी एनिमी लीडर को आखिरी बार से मारेगा वही टूर्नामेंट जीतेगा। हालांकि एन केनरोस और डोरशे के जीतने की पॉसिबिलिटी पर विचार करती है। ह्यूरा सोचती है कि बेहतर होगा कि वो हेल्क पर नजर रखे। एक फ्लैशबैक में अजूद्रा दिखाता है कि उसने हेल्क को टूरूस कासल में इस टूर्नामेंट के बारे में बताया था। वो कहता है कि उसे हेल्ची की ओवरवेलमिंग ताकत का एहसास पहले ही हो गया था। अजूद्रा बताता है कि उसे चोटें इसलिए आईं क्योंकि वो गलती से अपने ही ट्रैप्स में फंस गया और मॉन्स्टर्स और नेचुरल कॉजेस से हमला झेलना पड़ा।
फिर वो कहता है कि अगर हेल्क के मन में कोई बुरा इरादा होता तो अब तक वो उसी के हाथों मारा जा चुका होता। एन सोचने लगती है कि शायद हेल्क पर भरोसा करना समझदारी होगी, क्योंकि उसने अब तक कोई सस्पिशियस हरकत नहीं की। टीम आखिरकार कासल उरुम पहुंच जाती है और वहां विंग्ड नाइट्स और उनके लीडर को देखती है। कुछ आवाज होने पर विंग्ड नाइट्स उन्हें देख लेते हैं। हेल्क और बाकी सभी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। ह्यूरा उनके लीडर की ओर दौड़ती है, लेकिन उसी पल उसका हाथ काट दिया जाता है। हेल्क पहचान जाता है कि विंग्ड नाइट का लीडर एडिल है, एक ऐसा इंसान जिसे वो जानता है। वर्मिलियो नोटिस करती है कि एडिल एक इंसान है जिसके पास एक विंग्ड वॉरियर में बदलने की पावर है। हालांकि वो सोचती है कि एडिल के अवेकेंड वर्ड कहने का मतलब क्या था। एडिल हेल्क से कहता है कि अवेकनिंग के बाद उसे लगता है कि वो अनंत शक्तिशाली हो सकता है। कैनरोस नोटिस करता है कि और सैनिकों उनकी ओर बढ़ रहे हैं और बाकी सबको डटे रहने को कहता है। एडिल बताता है कि उसके बाकी साथी भी अवेकेंड हो चुके हैं। वे सभी डीमंस लैंड में और गहराई तक जाने की प्लान बना रहे हैं ताकि सभी डीमंस का सफाया किया जा सके। एडिल कहता है कि वे अब हीरोज बन चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे हेल्क और उसके डेड भाई क्लेस थे, जिससे वर्मिलियो और बाकी सभी चौंक जाते हैं। हालांकि वर्मिलियो जानती है कि वे हेल्क या क्लेस जितने कंपैटिबल नहीं हैं, लेकिन उसे डर है कि टाइम के साथ वे और स्ट्रांग हो सकते हैं। एडिल श्योर है कि वो सभी डीमंस को मार डालेगा ताकि एक ऐसी दुनिया बनाई जा सके जहां सिर्फ इंसान हो। जब एडिल का ध्यान भटकता है, ह्यूरा अटैक करती है और उसका एक विंग काट देती है। एडिल हैरान होकर पूछता है कि उसने अपना हाथ कैसे वापस पाया। वर्मिलियो बताती है कि ह्यूरा एक हार्ड है, एक डीमन स्पीसीज जो अपनी एक्सट्रीम रिजेनरेटिव पावर्स के लिए जानी जाती है। ह्यूरा एडिल को नीचा दिखाते हुए कहती है कि जब वो अगली डीमन लॉर्ड बनेगी तो हर इंसान को मिटा देगी। वर्मिलियो को एहसास होता है कि इंसान अब असली खतरा नहीं है। वर्मिलियो अपनी फायर समनिंग मैजिक का यूज कर एडिल की सेना को जलाने लगती है। उधर कैनरोस और डोरशे दूर से लड़ाई देखते हैं, क्योंकि वे अब इसमें शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन जैसे ही ह्यूरा आखिरी वार करने वाली होती है, हेल्क एडिल को प्रोटेक्ट करता है। वो ह्यूरा से कहता है कि किसी विंग्ड सोल्जर को मत मारो। अचानक एडिल के ही एक आदमी ने हेल्क को फेटली घायल कर दिया, जिससे सब सदमे में आ जाते हैं। हेल्क सबको कहता है कि वे वहां से भाग जाइए, जबकि एडिल किसी पाथवे की बात कर रहा होता है। सभी कासल उरुम के अंदर गहराई में गिर जाते हैं। वर्मिलियो सबको बताती है कि उनके सामने जो चीज है वो टेलीपोर्टेशन मैजिक से बना एक गेट है। वो विंग्ड सोल्जर्स की सोर्ड्स देखती है और समझ जाती है कि उन्होंने इस गेट को मैजिक से बनाया है। वर्मिलियो कंफर्म करती है कि ये गेट ह्यूमन रेल्म की ओर जाता है, लेकिन अब इसका मैजिक कमजोर पड़ रहा है क्योंकि गेट से तेज हवा के झोंके निकल रहे हैं। वो सोचती है कि अगर वे इसमें खिंच गए तो उसे नहीं पता वे कहां पहुंचेंगे। डॉर्शे एक बैरियर बनाता है, लेकिन वार्निंग देता है कि वो ज्यादा देर तक इसे संभाल नहीं पाएगा। वर्मिलियो प्लान बनाती है कि वो गेट के करीब जाकर उसके बैरियर क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दे ताकि उसका रैम्पेज रुक जाए। वो बैरियर क्रिस्टल को तोड़ने में सफल होती है, लेकिन तभी एक स्टैच्यू उसके सिर पर गिरता है, जिससे वो गेट की ओर उड़ने लगती है। फॉर्चुनेटली वर्मिलियो क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन ह्यूरा कहती है कि अब उसके पास भागने का टाइम नहीं है। उसी टाइम हेल्क वहां पहुंचता है। वो वर्मिलियो से कहता है कि उसका हाथ पकड़ ले और दोनों गेट में खिंच जाते हैं। कुछ ही पल बाद गेट ढह जाता है। कैनरोस और बाकी लोग हेल्क और वर्मिलियो की सेफ्टी को लेकर वरीड हो जाते हैं। वर्मिलियो जागती है और पाती है कि वो एक बीच पर है और उसके पास हेल्क की कैप रखी हुई है। एक रात पहले जब वर्मिलियो बाकी लोगों के साथ कैसल उरुम की ओर निकलने वाली थी, अजूद्रा ने उसे अपने बाल कटवाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह फेल रहा। वर्मिलियो उस आइलैंड को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और ये सोच रही होती है कि वो अपने रियल में वापस कैसे लौट सकती है। वो हेल्क को ढूंढ लेती है और जानती है कि उसने एक ग्रीन बर्ड लेक क्रिएचर की हेल्प से एक घर बना लिया है। हेल्क वर्मिलियो को बताता है कि उसने उसके सोते टाइम पूरे आइलैंड की जांच की थी। वो कहता है कि उन्हें डीमन लैंड वापस लौटने में काफी टाइम लग सकता है, इसलिए उसने इस जीव की मदद से ये घर बना लिया। हेल्क वर्मिलियो को अंदर ले जाता है और बताता है कि वो इस आइलैंड के पेड़ों का यूज कर एक बोट बनाने की प्लान बना रहा है ताकि वे डीमन लैंड वापस जा सकें। वर्मिलियो उससे सवाल करती है कि क्या वो अब भी उसका दुश्मन है। उन सब घटनाओं के बाद जो उनके बीच हुई, इस बीच अजूद्रा और बाकी लोग अपनी अगली चाल का प्लान बना रहे होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि विंग्ड नाइट असल में अवेकेंड ह्यूमन हीरो हैं, अजूद्रा सुझाव देता है कि उन्हें किसी तरह वर्मिलियो का ठिकाना पता लगाना चाहिए। वो अपनी सर्च मैजिक और वर्मिलियो के बालों का एक गुच्छा यूज कर उसकी लोकेशन जानने का प्लान बनाता है। जब वो अपना मैजिक एक्टिवेट करता है तो उसे पता चलता है कि वर्मिलियो इस कॉन्टिनेंट के बाहर टेलीपोर्टेड हो गई है, यानी अब उसे ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होगा। इसके बाद इस्टा पूरी सिचुएशन एस्टा को बताती है, जो फैसला करता है कि वो विंग्ड नाइट्स के बारे में और जानकारी जुटाएगा, लेकिन बिना पकड़े गए। उधर वर्मिलियो उस बर्ड और हेल्क के साथ फिशिंग करने जाती है। वो अब भी सोच में पड़ी रहती है कि क्या हेल्क सच में दुश्मन है या नहीं। उसके सारे अजीब बिहेवियर के बाद वो मछली पकड़ने में नाकाम रहती है, तो हेल्क खुद समुद्र में कूद जाता है ताकि मछली को हाथों से पकड़ सके, लेकिन वो किसी और अजीब जीव को पकड़ लेता है, जिससे दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। सुबह एक पिंक पिग लाइक विलेजर हेल्क और वर्मिलियो के शेल्टर पर आता है। वो वर्मिलियो को अपने विलेज ले जाता है, लेकिन वहां के विलेजर्स इस बात से खुश नहीं होते कि वो किसी आउटसाइडर को अंदर लाया है। उधर वो बर्ड वर्मिलियो को ढूंढ लेती है और बताती है कि हेल्क अब बोट पर काम कर रहा है।
वर्मिलियो जंगल की ओर निकल जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि हल्क डीमन लैंड वापस लौटे। बाद में उसकी हल्क से फिर मुलाकात होती है और वो बताता है कि वो बस पहले से बोट तैयार कर लेना चाहता था। हालांकि उसे अब तक ये नहीं पता कि कौन सा रूट उन्हें डीमन लैंड वापस ले जा सकता है। वर्मिलियो आगे कुछ अजीब रूइंस देखती है और हल्क और वो ग्रीन बर्ड उसके पीछे चल पड़ते हैं। हल्क मानता है कि ये आइलैंड कभी बहुत लाइवली जगह रहा होगा क्योंकि उसने आइलैंड के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे रूइंस देखे हैं। वर्मिलियो को लगता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। उसी वक्त एक क्लोक्ड पर्सन हल्क और वर्मिलियो के सामने आता है और उनसे कहता है कि वे उसके पीछे चलें। वर्मिलियो और हल्क उस क्लोक पहने हुए बंदे के पीछे चल देते हैं। वर्मिलियो सोचती है कि क्या वो बंदा विलेज का हेड है, लेकिन उसे चिंता होती है कि कहीं वो उन्हें किसी खतरनाक जगह पर तो नहीं ले जा रहा। लेकिन असल में विलेज हेड उन्हें एक वेलकमिंग पार्टी में ले जा रहा होता है, जिससे वर्मिलियो थोड़ा चौंक जाती है और फिर गुस्से में आ जाती है जब उसे पता चलता है कि हल्क पहले से इस सब में शामिल था। विलेज हेड वर्मिलियो और हल्क का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसके विलेज में फिर से एक्साइटमेंट ला दिया। वो वर्मिलियो से कहता है कि वो उसे कॉन्टिनेंट का सही रास्ता नहीं बता सकता, लेकिन पहाड़ों में रहने वाली एक विच उसकी मदद कर सकती है। हालांकि वर्मिलियो को उसके आने का इंतजार करना होगा क्योंकि उस विच ने अपने पहाड़ के चारों ओर एक मैजिकल बैरियर बना रखा है ताकि कोई ट्रेसपासर अंदर न जा सके। कुछ टाइम विलेजर्स के साथ बिताने के बाद हल्क और वर्मिलियो एक साथ खाना खाते हैं। वर्मिलियो हल्क से पूछती है कि उसने गेट इंसिडेंट के दौरान उसकी जान बचाने की कोशिश क्यों की। हल्क कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वे दोनों एलीज हैं और क्योंकि हर डीमन ने उसे एक्सेप्ट किया, भले ही वो ह्यूमन हो। वो मानता है कि वो हमेशा अकेला महसूस करता रहा है क्योंकि जिन लोगों से वो कभी दोस्ती करता था वे आखिरकार उसके दुश्मन बन जाते थे। हल्क बताता है कि एडिल उसका साथी था और उसने हमेशा उसके साथ एक बड़े भाई जैसा बिहेव किया। सोने से पहले वर्मिलियो उससे पूछती है कि क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने पुराने साथियों पर तलवार उठा सके। हल्क कहता है कि हाँ, क्योंकि उसे सब कुछ खत्म करना है। वो कहता है कि अवेकेंड ह्यूमंस अब इंसान नहीं रहे। उसके मुताबिक वे सिर्फ ह्यूमन वेपन्स हैं जो किंग के ऑर्डर्स पर दूसरों की हत्या करते रहते हैं। इसीलिए हल्क मानता है कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो सबका एंड करे ताकि सभी रेसेस का नाश ना हो जाए। इसी बीच सीन कट होता है जहाँ केनरोस, ह्यूरा और डोरशे कुछ विंग्ड नाइट्स के सामने होते हैं। वे ह्यूरा से उसके बॉस के बारे में जानकारी मांगते हैं क्योंकि वे डीमंस को हराकर शांति लाना चाहते हैं। ह्यूरा उनमें से एक नाइट की ताकत से घबरा जाती है। सिचुएशन और बिगड़ जाती है जब और भी नाइट्स वहां पहुंच जाते हैं, जिससे ये तीनों डिस्कस करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। एक नाइट बाकी साथियों को कहता है कि उन्हें मारो मत क्योंकि वो पहले इंटेल जुटाना चाहता है। तभी इस्था और होन वहां पहुंचते हैं मदद करने के लिए। वे उन तीनों और विंग्ड नाइट्स को कास्टल से बाहर निकालकर अजूद्रा की ओर ले जाते हैं। हालांकि ह्यूरा, केनरोस और डोरशे नहीं जानते कि वो असल में अजूद्रा है क्योंकि वो डिस्गाइज में होता है। अजूद्रा कोशिश करता है विंग्ड नाइट्स को समझाने की कि डीमंस और ह्यूमंस को साथ रहना चाहिए। वो बताता है कि कभी दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते थे, लेकिन एक वॉर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब विंग्ड नाइट्स उसके ऑफर को ठुकरा देते हैं, अजूद्रा अपना मास्क उतार देता है और अपनी नेचर मैजिक का यूज करके उन सभी को कैद कर लेता है। हॉन ह्यूरा को अजूद्रा की पावर समझाता है। वो कहता है कि अजूद्रा खुद को 4 एलीट लॉर्ड्स में सबसे कमजोर मानता है, लेकिन हॉन इससे डिसएग्री करता है। जब तक अजूद्रा किसी ऐसी जगह पर है जहां पेड़ उगते हैं, वो इनविंसिबल है। अचानक विंग्ड नाइट्स का एक नया ग्रुप तीर चलाना शुरू कर देता है अजूद्रा और बाकी पर, लेकिन ह्यूरा ध्यान देती है कि उनके तीर असल में उन विंग्ड नाइट्स की ओर जा रहे हैं जिन्हें अजूद्रा ने अपने पेड़ों से फंसा रखा था, जिससे केनरोस सोचता है कि शायद वे उनके फेवर में हैं। वो नया नाइट ग्रुप अचानक गायब हो जाता है। अजूद्रा उन फंसे हुए नाइट्स में से एक लीडर से पूछता है कि क्या चल रहा है। वो बताता है कि बाकी लोग सिर्फ अपने साथियों को खत्म कर रहे हैं ताकि अजूद्रा और उसकी सेना उन्हें पकड़ ना सके। वो हेड नाइट मानता है कि अजूद्रा और उसके साथी बहुत ताकतवर हैं, लेकिन दावा करता है कि वे उनसे भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। वो कहता है कि उनके लिए डेथ जैसी कोई चीज नहीं है क्योंकि वे मरकर फिर से रिबॉर्न होंगे और पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनेंगे। इतना कहकर वो अपनी जान ले लेता है और अपने साथियों के साथ स्पिरिट एनर्जी में बदल जाता है। वो हेड नाइट और उसके साथी ह्यूमन किंगडम लौट जाते हैं। किंग अपने नाइट को ऑर्डर देता है कि वे डेमंस को हराएं और असली शांति वापस लाएं। इस बीच अस्ता उनकी बातचीत सुन लेती है और सिचुएशन को एनालाइज करती है। उसे एहसास होता है कि वे जल्द ही एक काउंसिल बुलाने वाले हैं, तो वो तय करती है कि वो छिपकर वहां से इंटेल इकट्ठा करेगी। दूसरी ओर हों बाकी सबके चारों ओर एक बैरियर बनाता है ताकि जहरीली हवा उनकी स्टेमिना खराब ना कर दे। इस्ता सबको कॉफी देती है और कहती है कि अब थोड़ा आराम करना चाहिए। वो कॉफी टेलीपैथिक एबिलिटीज का यूज करके एस्टा से बात करती है और अजूद्रा बाकी सबको बताती है कि एस्टा ने क्या कहा। फिर सब मिलकर अपने अगले स्टेप पर डिस्कस करते हैं, वर्मिलियो को बचाने से लेकर ह्यूमंस की नई अवेकेंड हीरो स्ट्रेंथ का अनुमान लगाने तक। अजूद्रा कहता है कि सबको ह्यूमंस की पावर से केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि वे इतने ताकतवर बन सकते हैं कि दुनिया के लिए खतरा साबित हो। उसे डर है कि अगर उन्होंने ह्यूमंस को रोकने का तरीका नहीं ढूंढा तो दुनिया का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। सोच विचार के बाद अजूद्रा सुझाव देता है
कि उन्हें ऐसा तरीका डेवलप करना चाहिए जिससे ह्यूमंस की रेजरेक्शन कैपेबिलिटीज को खत्म किया जा सके। वो मानता है कि ह्यूमन किंग किसी स्पेल कास्टिंग एबिलिटी से ह्यूमंस को लड़ाई के बाद फिर से जिंदा कर देता है। वो बताता है कि उसने पहले भी एक ह्यूमन हीरो से लड़ाई की थी और ह्यूमन किंग की मैजिक प्रोवेस के किस्से सुने थे। अजूद्रा कहता है कि ह्यूमन किंग ने शायद ह्यूमंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वैसा ही जैसा उसने टूर्नामेंट के लिए किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ह्यूमंस मरने के बाद फिर से रिजरेक्ट हो सकते हैं। हालांकि ये शक्ति सिर्फ अवेकेंड हीरोज के पास होती है। अजूड्रा कहता है कि ह्यूमन किंग शायद एक सपोर्ट टाइप हीरो है, एक अलग टाइप का अवेकेंड ह्यूमन। वो सबको ऑर्डर देता है कि अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि उसे लगता है कि ह्यूमंस जल्द ही कास्टल उरुम पर हमला करेंगे। वो कहता है कि पहले वहीं उनका मुकाबला होगा, फिर वे कास्टल थॉर को वापस लेंगे और आखिर में सीधा ह्यूमन किंग पर हमला करेंगे ताकि उसका अंत किया जा सके। हॉर्न और अजूद्रा गेट की लोकेशन की ओर निकलते हैं, जबकि डेमंस उनके प्लान पर काम शुरू करते हैं। अजूद्रा हॉर्न को कुछ इक्विपमेंट देता है जिससे वर्मिलियो को वापस लाने में मदद मिलेगी। वो कहता है कि वो इतना बड़ा गेट नहीं बना सकता जिससे कोई पर्सन गुजर सके, लेकिन वो ऐसा गेट बना सकता है जिससे हॉर्न उन चीजों को भेजकर वर्मिलियो को यहाँ बुला सके। अजूद्रा एक पोर्टल बनाता है और हॉर्न उन आइटम्स को उसमें फेंक देता है। दोनों वापस लौटकर बाकी सबकी मदद करते हैं बैरियर स्टोन को ठीक करने में। उधर हेल्क और वर्मिलियो का ग्रीन बर्ड कंपेनियन उन ऑफरिंग्स पर जा पहुंचता है जो अजूद्रा ने भेजी थी। वो तुरंत वर्मिलियो के पास लौटकर उसे इसके बारे में बताता है, लेकिन वर्मिलियो उसे जल्दी से कहती है कि पहले उसकी कुकिंग में मदद करो, और बर्ड सारी अजूद्रा की भेजी हुई चीजें सीधे फायर में डाल देता है। हेल्क और उसका ग्रीन बर्ड पीवी एक गेम खेल रहे होते हैं, वहीं वर्मिलियो चुपचाप बैठकर हेल्क की बातों के बारे में सोच रही होती है। अचानक विलेज का एक पिगमैन आकर वर्मिलियो को बताता है कि विच आ चुकी है, जिससे वो एक्साइटेड होकर उसकी ओर जाने लगती है। लेकिन वहां पहुंचकर विलेज हेड बताता है कि विच पहले ही जा चुकी है। हालांकि वो ये भी कहता है कि विच ने उन्हें अपनी मुलाकात की परमिशन दी है। विलेज हेड पीवी से कहता है कि वो हेल्क और वर्मिलियो को विच तक पहुंचा दे। रास्ते में पीवी हेल्क को विच और उसकी एक्टिविटीज के बारे में जानकारी देता है, जबकि वर्मिलियो प्रे करती है कि विच को ऐसा तरीका पता हो जिससे वे कॉन्टिनेंट वापस जा सकें। थोड़ी देर बाद विच हमारे प्रोटैगनिस्ट को चौंका देती है, क्योंकि वे पहले एक और क्रिएचर देखते हैं जो पीवी जैसा दिखता है और गलती से सोच लेते हैं कि वही विच है। हेल्क विच से पूछता है कि क्या वो उनकी मदद कर सकती है कॉन्टिनेंट पहुंचने में। विच हामी भरती है और बताती है कि जिस कॉन्टिनेंट पर वे जाना चाहते हैं वो यहाँ से नॉर्थ दिशा में है। ये सुनकर वर्मिलियो कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि उसने कॉन्टिनेंट से क्या मतलब निकाला। क्या दुनिया में और भी जगहें हैं जिनके बारे में वे नहीं जानते। विच उन्हें वार्निंग देती है कि जर्नी पर निकलने से पहले सही प्रिपरेशंस करना जरूरी है, क्योंकि समुद्र को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। वो सलाह देती है कि वे फूड और वाटर का पर्याप्त भंडार रखें और एक स्ट्रॉन्ग बोट तैयार करें। इसके अलावा विच उन्हें बताती है कि उन्हें एक शिकांगो ढूंढना होगा, एक ऐसा जानवर जो उन्हें कॉन्टिनेंट की दिशा में गाइड करेगा। वो उन्हें शिकंगा की एक तस्वीर दिखाती है और तभी हेल्क और वर्मिलियो को याद आता है कि ये वही जीव है जिसे हेल्क ने पहले पकड़ा था। हेल्क तुरंत उसे फिर से ढूंढने निकल पड़ता है। इस बीच वर्मिलियो विच का सामना करती है और उसे पूछती है कि क्या वो खुद कॉन्टिनेंट से आई है। विच मुस्कुराकर कहती है कि ये एक सीक्रेट है और उसे सलाह देती है कि वो हेल्क पर नजर रखे। विलेजर्स मिलकर हमारे प्रोटैगनिस्ट की मदद करते हैं बोट बनाने में, और थोड़ी देर बाद हेल्क लौटता है 3 शिकांगोस के साथ। वर्मिलियो परेशान होकर उसे डांटती है कि सिर्फ एक ही चाहिए था, जिस पर हेल्क बाकी 2 को छोड़ देता है। वर्मिलियो विलेजर्स को थैंक्स करती है। तभी विच उन्हें एक मैजिक बॉक्स देती है जो प्रोफ्यूजन पर्पसेस के लिए काम आएगा। वर्मिलियो और हेल्क आखिरकार आइलैंड छोड़कर जर्नी पर निकल पड़ते हैं। रवाना होते वक्त हेल्क कहता है कि विच किसी एम्पायर से आई लगती थी, क्योंकि वो ठीक वर्मिलियो जैसी दिखती थी। ये सुनकर वर्मिलियो सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि पीवी भी जहाज पर चढ़ा हुआ है। वो उससे पूछती है कि उसने आइलैंड क्यों छोड़ा। पीवी उसे एक लेटर देता है और उड़कर हेल्क की आर्म्स में जा बैठता है। वो लेटर दरअसल विच का होता है, जिसमें लिखा होता है कि पीवी को उनके साथ इस जर्नी पर जाना चाहिए। फिर हमारे हीरोज एक ह्यूज ऑक्टोपस से टकरा जाते हैं, जिस पर वर्मिलियो घबराकर मैजिक प्रोफ्यूजन मशीन का बटन दबा देती है ताकि पीछे हट सकें। कुछ देर सोचने के बाद वर्मिलियो फैसला करती है कि पीवी को उनके साथ ट्रैवल जारी रखने देगी। इसके बाद एक छोटा सीन दिखाया जाता है जिसमें तीनों साथ में खाना खाते, मुस्कुराते और ओशन में रास्ता तय करते नजर आते हैं। लेकिन जल्द ही वे एक नई परेशानी में फंस जाते हैं, एक हग वर्लपूल, और उसके बीच वही पुराना ऑक्टोपस क्रीचर दोबारा सामने आ जाता है। हेल्क उस ऑक्टोपस क्रीचर से लड़ रहा होता है, जबकि वर्मिलियो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन हेल्क उसे पीवी के साथ भागने को कहता है। वर्मिलियो नाव को सेफ डिस्टेंस पर ले जाती है और सोचती है कि जैसे ही हेल्क उस ऑक्टोपस को हरा देगा वो उसे बचाने वापस जाएगी। लेकिन तभी ऑक्टोपस अपने टेंटिकल से हेल्क को पकड़कर ओशन के अंदर खींच लेता है और वर्मिलियो उसका नाम पुकारती रह जाती है। कुछ देर बाद वर्लपूल और बारिश थम जाती है। वर्मिलियो और पीवी किसी तरह कॉन्टिनेंट पर पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि हेल्क पहले से मौजूद है। वर्मिलियो गुस्से में है कि उसने हेल्क की चिंता की
जबकि उसे पहले से पता था कि वो मॉन्स्टर को हरा देगा। हेल्क बताता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा और कहता है कि जब तक उसका मिशन पूरा नहीं होता वो मरने वाला नहीं है। वर्मिलियो उससे कहती है कि अकेले काम करना छोड़ दे और टीम वर्क पर ध्यान दे। दोनों शिकागो को आजाद कर देते हैं और किसी विलेज की तलाश में निकलते हैं। अचानक एक बारबेरियंस का ट्राइब उन पर हमला करता है और उन्हें कोऑपरेट करने के लिए कहता है। वर्मिलियो, हेल्क और पीवी मजबूर होकर उनकी बात मान लेते हैं और उनके पीछे चलते हैं। चलते चलते वर्मिलियो नोटिस करती है कि वे सब बहुत कमजोर दिख रहे हैं। एक बारबेरियन उन्हें अपने और टूसू मैन के बीच चल रहे युद्ध के बारे में बताता है। वो बताता है कि वे ईहू कंट्री का हिस्सा हैं और टूसू मैन की 50 सदस्यों की सेना ने उन्हें हरा दिया। वो ये भी बताता है कि टूसू मैन अचानक बहुत ताकतवर हो गए हैं और उनका किंग बाकी सबसे एक अलग ही लेवल की शक्ति रखता है। वो खुलासा करता है कि टूसू मैन ने ईहू कंट्री पर एक कर्स डाल दिया, जिसकी वजह से वो और उसके लोग गोब्लिन जैसे क्रीचर्स में बदल गए हैं। अब वे मजबूर हैं टूसू मैन की सेवा करने के लिए, वरना उन्हें अपने किसी साथी की बलि देनी पड़ती है ताकि वो टूसू मैन का गुलाम बन जाए। वर्मिलियो समझ जाती है कि जिन लोगों ने उन्हें पकड़ रखा था वे असल में उन्हें पकड़कर टूसू मैन के हवाले करना चाहते थे। तभी वे ईहू कंट्री की प्रिंसेस से टकराते हैं जो अपने लोगों की हरकतों से नाराज होती है। वो ऑर्डर देती है कि वर्मिलियो और हेलक की बेड़ियां तुरंत खोली जाएं, लेकिन तभी टूसू मैन किंग और उसकी सेना वहां पहुंच जाती है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वे एस्कॉर्ट और प्रिंसेस दोनों को नुकसान पहुंचाएं। वो कहता है कि अब वो गुलामों से ऊब हो चुका है और वो चाहता है कि प्रिंसेस और उसके लोग सैनिक बनकर उसकी सेना के लिए लड़ें। टूसू मैन किंग ऑर्डर देता है कि प्रिंसेस अपने लोगों को कैरेजेस में बिठाए क्योंकि वो उनके देश पर हमले करने की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर हेल्क और वर्मिलियो इंटरप्ट करते हैं। वर्मिलियो प्लान बनाती है कि वो एहू पीपल की रक्षा करेगी, जबकि हेल्क टूसू मैन किंग और उसकी सेना से लड़ेगा। हेल्क पलक झपकते ही उसके सैनिकों को खत्म कर देता है, जिससे टूसू मैन किंग खुद मैदान में उतरता है। वो हेल्क को मुक्का मारता है और सोचता है कि उसने उसे हरा दिया है। टूसू मैन किंग वर्मिलियो की ओर बढ़ता है, कहता है कि वो उसके देश जाएगा और उसके लोगों को मार डालेगा, लेकिन तभी हेल्क उठता है और कहता है कि वो उसे नहीं हरा सकता। वो एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, यहाँ फिर कभी मत दिखना और वो कर्स हटा दो जो तुमने एहू कंट्री पर डाला है। गुस्से से पागल होकर टूसू मैन किंग अपनी पूरी शक्ति अनलीश करता है और एक विशाल रूप धारण करता है। हेल्क अपनी लड़ाई टूसू मैन किंग से जारी रखता है। वर्मिलियो उसकी मदद करने कूद पड़ती है। हालांकि हेल्क को टूसू मैन किंग से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। अचानक टूसू मैन किंग का शरीर टूटने लगता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी अस्थायी पावर बढ़ाने में खर्च कर दिया था। उनकी जीत के बावजूद वर्मिलियो को अब भी सब कुछ अजीब लगता है। बाकी बचे टूसू मैन वर्मिलियो और हेल्क के पास आते हैं। वे दोनों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनके किंग को हरा दिया और फिर वे वहां से चले जाते हैं। वर्मिलियो और हेल्क दूरी पर कुछ चमकता हुआ देखते हैं और उसे चेक करने जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि ईहू लोगों अपनी पुरानी शक्ल में लौट रहे हैं, जिससे साफ हो जाता है कि टूसू मैन किंग का कर्स अब खत्म हो गया है। ईहू प्रिंसेस हेलक और वर्मिलियो के पास आती है और उनकी मदद के लिए उन्हें थैंक्स कहती है। उनके सम्मान में एक पार्टी रखी जाती है। कुछ समय बाद वर्मिलियो, पीवी और हेल्क एक नए शहर की ओर निकलते हैं, जहाँ वे दो लड़ते हुए देशों और एक नए मैप के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। वे एक मैप शॉप में जाते हैं और वो मैप पाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत थी, लेकिन सेलर उसकी कीमत बहुत ज्यादा बताता है। वर्मिलियो मर्चेंट से कहती है कि वो उनके लिए ऑफर को रोक कर रखे जब तक वे कुछ पैसे जुटा नहीं लेते। वो हेल्क को बताती है कि उन्होंने एहू प्रिंसेस से मिले कुछ सामान बेचकर जरूरी रकम का आधा हिस्सा तो इकट्ठा कर लिया है। हेल्क सुझाव देता है कि वे कोई जॉब ढूंढें, लेकिन वर्मिलियो को शक है कि उन्हें ऐसा जॉब मिलेगा जो इतनी रकम दे सके। तभी वर्मिलियो एक आदमी को कुकिंग कंपटीशन के बारे में बात करते सुनती है, जहां ग्रैंड प्राइज 30,000 लिन है। वो हेल्क से कहती है कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले, क्योंकि उसे पता है कि हेल्क बहुत अच्छा कुक है। हालांकि हेल्क शुरुआत में हिचकिचाता है, लेकिन वो वर्मिलियो से वादा करता है कि वो उसे कंपटीशन जिताने में मदद करेगा। कंपटीशन शुरू होता है और होस्ट अनाउंस करता है कि उन्हें 60 मिनट में एक स्वादिष्ट सूप बनाना होगा। जब हेल्क और वर्मिलियो अपने शानदार खाना बनाने से कंपटीशन के ऑडियंस को इम्प्रेस कर रहे होते हैं, तभी पीवी कहीं खो जाता है और एक लोकल लड़की के साथ गाना गाने लगता है। वो लड़की पीवी से कहती है कि वो उसे और हेल्क को ढूंढने में मदद करेगी। कंपटीशन खत्म होने पर हेल्क और वर्मिलियो विनर अनाउंस होते हैं। हेल्क को एक रेसिपी बुक दी जाती है और वो और वर्मिलियो पीवी से फिर मिल जाते हैं। तीनों मर्चेंट के पास लौटते हैं और उसे पैसे देते हैं। मर्चेंट उन्हें मैप दे देता है और वार्निंग देता है कि वे उन दो देशों के बॉर्डर से दूर रहें जो युद्ध में हैं। वही लड़की जिसने पीवी के साथ गाना गाया था उन्हें वार्न करती है कि उन एरियाज में वॉरियर ऑफ डार्कनेस रहता है। आइरिस बताती है कि वो एक सोल्जर है जो उन जमीनों पर भटकता है जहां पहले 2 किंगडम्स हुआ करते थे। वर्मिलियो आइरिस की वार्निंग को अप्रिशिएट करती है, लेकिन वो और उसकी टीम अपनी जर्नी जारी रखने का फैसला करते हैं। आइरिस पीवी को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताती है और फिर पीवी वर्मिलियो और हेल्क के साथ अपनी यात्रा पर चल पड़ता है। जब वर्मिलियो, हेल्क और पीवी टूटे फूटे बिल्डिंग्स वाले रास्ते से गुजर रहे होते हैं, वर्मिलियो को आसपास कुछ खतरनाक महसूस होता है और उसे एहसास होता है कि वो वॉरियर ऑफ डार्कनेस है।
हेल्क वर्मिलियो से कहता है कि वो पीवी को पकड़कर किसी सेफ जगह छिप जाए, जबकि वो खुद वॉरियर ऑफ डार्कनेस से लड़ेगा। वर्मिलियो वादा करती है कि जैसे ही वो पीवी को सेफ जगह रख देगी, वो हेल्क की मदद के लिए लौट आएगी। लड़ाई के दौरान वॉरियर ऑफ डार्कनेस हेल्क को घायल कर देता है, जिससे वर्मिलियो हैरान रह जाती है। वो महसूस करती है कि ये क्रीचर किसी अंधेरी खतरनाक शक्ति का यूज कर रहा है, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पीवी को सेफ जगह छोड़ने के बाद वर्मिलियो तुरंत हेल्क की मदद के लिए दौड़ पड़ती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि इस वॉरियर ऑफ डार्कनेस के पास कितनी सारी एबिलिटीज हैं। वो एक शक्तिशाली स्पेल का यूज करती है उसे हराने के लिए, लेकिन ये हमला भी फेलियर साबित होता है क्योंकि वॉरियर फिर से हेल्क को चोट पहुंचा देता है। वर्मिलियो सोचती है कि शायद ये वॉरियर अजूद्रा जैसा कोई खास मैजिक यूज कर रहा है जो उसे हेल्क और उसकी जादुई हमलों से बचा रही है। जब वॉरियर ऑफ डार्कनेस वर्मिलियो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हेल्क गुस्से से भर उठता है। वर्मिलियो को उस मेज की वार्निंग याद आती है जो उसे पहले हेल्क के बारे में मिली थी। जब वो हेल्क की इस लड़ाई को देख रही होती है, अचानक पीवी वही गाना गाने लगता है जो आइरिस ने शहर में गाया था, और इससे वॉरियर ऑफ डार्कनेस शांत हो जाता है। साथ ही हेल्क भी शांत हो जाता है। आइरिस दूर से ये सब देख रही होती है। हेल्क वर्मिलियो के पास आता है और अपने गुस्से के लिए माफी मांगता है। वो अपनी सुपर रिकवरी मोड एबिलिटी का यूज करके अपने घाव हील कर लेता है। वॉरियर ऑफ डार्कनेस उठता है और किसी दिशा में चलना शुरू कर देता है। वे तीनों उसका पीछा करते हैं और एक अबैंडन्ड कासल तक पहुंचते हैं। वहां वॉरियर युद्ध के बारे में बात करने लगता है, उस वायलेंस एंड सैडनेस के बारे में जो उसने क्रिएट किया था। वो कहता है कि युद्ध से निकले हेट्रेड ने इस जमीन की फॉरबिडन मैजिक की सील को तोड़ दिया। वॉरियर उसे द हक्स ऑफ डार्कनेस कहता है। वो बताता है कि किंगडम के नाइट जिन्होंने इस शक्ति का यूज किया, उन्हें बहुत ताकत मिली, लेकिन वे भयानक मॉन्स्टर बन गए जिन्होंने मासूमों की हत्या की। हालांकि इस शक्ति ने युद्ध को खत्म कर दिया, लेकिन उसने भारी तबाही मचाई। इन नाइट्स को रोकने के लिए उन्होंने उसी वॉरियर से कहा कि वो डार्कनेस की शक्ति का यूज करके अपने लोगों को बचाए। वॉरियर बताता है कि वो उस पर्सन को नहीं बचा सका जिसे वो प्यार करता था। धीरे धीरे गायब होते हुए वो हेल्क और वर्मिलियो का शुक्रिया करता है और कहता है कि इस लड़ाई ने उसे उसकी सैनिटी वापस दिलाई। वो हेल्क के वेपन को देखता है और कहता है कि ये उसके पास नहीं होना चाहिए। वो हेल्क को अपनी तलवार थमाता है और कहता है कि ये उसकी जर्नी में मदद करेगी, लेकिन वो वार्निंग देता है कि इस तलवार पर एक कर्स है, इसलिए हेल्क को इसे बहुत सावधानी से यूज करना होगा। वो हेल्क को शुभकामनाएं में देता है और कहता है कि वो कभी उसकी जैसी राह पर न चले। मरने से पहले वो उनसे कहता है कि वे वो गाना दोबारा गाएं। आइरिस वहां पहुंचती है और हेल्क और वर्मिलियो का शुक्रिया करती है कि उन्होंने उस वॉरियर को बचाया। वॉरियर को एहसास होता है कि आइरिस वही लड़की है जिसे वो उस टाइम बचाने की कोशिश कर रहा था। आइरिस बताती है कि वो उसकी सिस्टर है और उस वॉरियर का नाम ऑगिस है। वो ऑगिस से कहती है कि उसने उस दिन अपने लोगों को वाकई बचाया था, लेकिन डार्कनेस की शक्ति ने उसकी आंखें बंद कर दी थीं। हेल्क, वर्मिलियो और पीवी ऑगिस और इड्रिस को पीछे छोड़कर अपना ट्रैवल कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में वे एक छोटी रेस में हिस्सा लेते हैं, जहां पीवी उड़ते उड़ते एक मॉन्स्टर के मुंह में जा घुसता है और वर्मिलियो उसे इसके लिए डांटती है। उधर डीमन रेल्म में अजूद्रा की सेना और पंखों वाले ह्यूमन नाइट्स के बीच एक भयंकर लड़ाई चल रही है। इस्टा बताती है कि ह्यूमंस का गोल कास्टल ओरुम पर कब्जा करना था, लेकिन उन्हें अजूद्रा और उसकी रेडिंग पार्टी ने रोक लिया। अजूद्रा ने सक्सेसफुली टूरू कासल पर कब्जा किया और वहां डीमंस को तैनात किया ताकि उसकी डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग की जा सकें। वो बताती है कि कई बहादुर ह्यूमन सोल्जर्स अब भी डटे हुए हैं, लेकिन उसे डर नहीं है क्योंकि इस रेडिंग पार्टी में कई डीमन किंग टूर्नामेंट के कैंडिडेट्स शामिल हैं। हालांकि उसे ये चिंता है कि अगर ह्यूमंस लड़ते लड़ते और ताकतवर होते गए तो उन्हें पीछे धकेलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस्टा वादा करती है कि वो अपने साथियों के लिए पूरी ताकत लगा देगी। अजूद्रा रोज की तरह अपनी सर्च मैजिक की रूटीन जारी रखता है ताकि वर्मिलियो को ढूंढ सके। जब उसे एहसास होता है कि वर्मिलियो अब उनके करीब आ रही है, वो हॉर्न को ऑर्डर देता है कि उसे एक नया मैप तैयार करे ताकि वो उसकी प्रोग्रेस को बेहतर ढंग से ट्रैक कर सके। उधर विंग्ड नाइट्स आपस में झगड़ रहे हैं क्योंकि वे डीमंस के हाथों लगातार हार रहे हैं। एक विंग्ड नाइट बाकी लोगों से कहता है कि उन्हें जीत पर नहीं बल्कि किसी और चीज पर ध्यान देना चाहिए। दूर से आसूटा ये सब देख रही होती है और सोचती है कि उस लेडी विंग्ड नाइट का क्या मतलब था। विंग्ड नाइट को अस्ता की मौजूदगी का एहसास हो जाता है, लेकिन वो टाइम रहते छिप जाती है। अस्ता तय करती है कि अब उसे और सावधान रहना होगा क्योंकि ये विंग्ड नाइट्स धीरे धीरे और खतरनाक होते जा रहे हैं। इस बीच हॉर्न अजूद्रा को बताता है कि वे वर्मिलियो को वापस लाने के लिए एक सर्च पार्टी भेजने का प्लान बना रहे हैं। इस्टा हेल्क का जिक्र करती है और अजूद्रा कंफर्म करता है कि वो अब तक के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है जिसे उसने कभी देखा है। हालांकि ये जानते हुए कि वर्मिलियो अब भी उसके साथ है, अजूद्रा मानता है कि शायद वर्मिलियो उस पर भरोसा करती है, लेकिन वो हॉर्न से कहता है कि उसने कभी हेल्क पर भरोसा नहीं किया क्योंकि ट्रस्ट का रिश्ता धीरे धीरे टाइम के साथ बनता है। दूसरी ओर हेल्क, वर्मिलियो और पीवी एक विशाल स्नेक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। वर्मिलियो उसे हरा देती है और हेल्क और पीवी उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वर्मिलियो बताती है कि वो हेल्क के आसपास थोड़ा डर महसूस करने लगी है, खासकर जब उसने उसे वॉरियर ऑफ डार्कनेस की लड़ाई में पूरी तरह से बेकाबू होते देखा था। हेल्क सुझाव देता है कि वे कैंप लगाए
और कहता है कि वो बाद में उससे कुछ बात करना चाहता है। हल्क उसे एक टूटी हुई तलवार दिखाता है जिसे वो हीरो किलर कहता है। वो बताता है कि इसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन इसमें अब भी इतनी ताकत बची है कि ये हीरोज को मार सके। हल्क चाहता है कि वर्मिलियो ये तलवार रख ले, जिससे वर्मिलियो हैरान रह जाती है। वो हल्क से अपने मन की बातें शेयर करती है और अपने डाउट बताती है। वर्मिलियो कहती है कि अब उसे नहीं लगता कि हल्क डीमंस का दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी साथ झेला है उसने उसकी सोच बदल दी है। वो हीरो किलर तलवार लेने से इनकार कर देती है। हल्क वर्मिलियो के सच्चे शब्दों के लिए उसका धन्यवाद करता है, लेकिन फिर भी चाहता है कि वो तलवार अपने पास रखे ताकि वो उसके लिए एक फेवर पूरा कर सके। वो कहता है कि वो उसे अपने बारे में, हीरो किलर की शक्ति के बारे में और ह्यूमन लैंड में क्या हुआ सब कुछ बताएगा। इसके बाद वो चाहता है कि वर्मिलियो उसके फेवर पर दोबारा विचार करे। इस बीच पीवी पास के एक टाउन में अपना ट्रैवल लॉग शेयर करता है, जिसमें वो अपना वर्मिलियो और हल्क के साथ की गई एडवेंचर्स का जिक्र करता है। एक फ्लैशबैक में यंग हल्क और उसके छोटे भाई क्लेस को दिखाया जाता है। हल्क अपने भाई को बुलीज से बचाता है और फिर उनके लाइफ के बारे में एक गहरी बातचीत करता है। उनका गांव और उनके मॉम डैड मॉन्स्टर्स के हमले में मारे गए थे, जिसके बाद दोनों ने रॉयल कैपिटल जाने और वहां काम ढूंढने का फैसला किया। लेकिन जैसे बुलीज के साथ हुआ, वैसे ही वहां भी हल्क को पता चलता है कि शहर में एक करप्ट हायरार्कल स्ट्रक्चर है, जहां गरीबों के साथ अमीरों की तुलना में बेहद बुरा व्यवहार होता है। हल्क बताता है कि वो और क्लेस दोनों स्लम्स में रहते थे। जो कुछ भी बुलीज ने उसके साथ किया, हल्क को उससे फर्क नहीं पड़ता था, जब तक कि सीलेस सेफ था। जब बुलिज हल्क की पिटाई खत्म करते हैं, सीलेस उसके पास आता है। हल्क सीलेस से कहता है कि वो ठीक है, क्योंकि उसके पास सुपर रिकवरी मोड की एबिलिटी है, जिससे वर्मिलियो हैरान हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि हल्क ने इतनी कम उम्र में अपनी हीरो पावर्स अवेकन कर ली होंगी। हल्क कंफर्म करता है कि उसे याद नहीं कब उसकी पावर्स अवेकन हुई, लेकिन वर्मिलियो अनुमान लगाती है कि शायद वो पावर्स उसके जन्म के टाइम ही एक्टिवेट हो गई थी। हल्क अपने रॉयल कैपिटल के लाइफ की और डिटेल्स शेयर करता है और बताता है कि वे वहां से निकल नहीं सकते थे, क्योंकि आसपास के इलाके में खतरनाक मॉन्स्टर्स घूमते रहते थे। फिर भी वो ये सब सहने के लिए तैयार था, जब तक कि वो और क्लेस साथ में खुश रह सकते थे। एक दिन क्लेस को सीरियस बीमारी हो जाती है। हालांकि कोई हल्क से कहता है कि वो क्लेस को छोड़ दे, लेकिन हल्क उसके लिए डॉक्टर ढूंढने निकल पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं, क्योंकि रॉयल कैपिटल के लोग उन्हें गरीब होने के कारण नीची निगाहों से देखते हैं। एक आदमी नोटिस करता है कि हल्क के पास काफी पैसा है और वो उसे और क्लेस को चोर समझकर फोर्सेस को बुला लेता है। हल्क सुझाव देता है कि वे रॉयल कैपिटल छोड़ दें और मॉन्स्टर्स और बैंडिट्स का सामना करने का जोखिम उठाए। वो क्लेस से वादा करता है कि वो और ताकतवर बनेगा ताकि उसे हर खतरे से बचा सके। क्लेस की हालत और बिगड़ जाती है और हल्क लोगों से मदद की भीख मांगता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। तभी एक यंग नोबल गर्ल उसके पास आती है और हल्क उसे अपनी परेशानी बताता है। वो भागकर अपने पिता को बुलाती है ताकि हल्क की मदद कर सके। हल्क बताता है कि जिसने उनकी मदद की वो एक नोबल था, वैसा ही जैसा बाकी वो लोग जो कभी उसे और क्लेस को गरीब कहकर नीचा दिखाते थे। 15 साल बाद सील्स 3rd इन्फेंट्री रेजिमेंट का कैप्टन बन जाता है। हल्क बताता है कि जिसने पहले उनकी मदद की थी वो रैफिड फैमिली का मेंबर था। ये फैमिली किंगडम की एस्टैब्लिशमेंट से ही रॉयल फैमिली की सपोर्टर रही है। वो बताता है कि उस आदमी की बेटी का नाम शलमी है। और फिर एक और फ्लैशबैक में उनके बचपन को दिखाया जाता है। हल्क कहता है कि राफाइड फैमिली से उनके जुड़ाव के कारण कई नोबल्स अब उन पर नरमी दिखाने लगे थे। फिर भी क्लेस अंदर से दुखी था, क्योंकि वो जानता था कि कई लोग अब भी बुरी जिंदगी जी रहे हैं, वही दुख जो उन्होंने खुद झेला था। ये सोचकर क्लेस ने तय किया कि वो शलमी के डैड जैसा एक ताकतवर वॉरियर बनेगा, ताकि सबको उस दुख से आजादी दिला सके। टाइम आगे बढ़ता है और अब दोनों एडल्ट हो चुके हैं। हल्क मिस्टर राफाइड से बात करते हुए क्लेस की प्रोग्रेस पर गर्व जताता है। मिस्टर राफाइड हल्क से कहते हैं कि वो भी क्लेस जितना ही स्ट्रांग है और उसे उसके साथ लड़ाई में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। लेकिन हल्क मानता है कि वो बस एक ऑर्डिनरी भारी भरकम आदमी है, जिसे कंस्ट्रक्शन टास्क्स पर ध्यान देना चाहिए। बाद में हल्क नोटिस करता है कि क्लेस को शायद शलमी के लिए फीलिंग्स हैं, और वो बताता है कि क्लेस की पोस्ट की वजह से वे ज्यादा वक्त साथ नहीं बिता पाते। फिर भी वे कोशिश करते कि कभी कभी मिल बैठें और बात करें। एक दिन शलमी के साथ सैर पर क्लेस हल्क से कहता है कि वो जल्द ही एक एक्सपीडिशन पर जा रहा है। हल्क उसे केयरफुल रहने और ज्यादा जोखिम न लेने की सलाह देता है। क्लेस वादा करता है कि वो लौट कर आएगा और दोनों साथ में एक अच्छा होम कुक्ड मील खाएंगे। लेकिन हल्क वर्मिलियो को बताता है कि वो खाना कभी नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। हल्क अपने पास्ट के बारे में वर्मिलियो को और बातें बताता है। क्लेस के डेंजरस मिशन पर जाने के बाद हल्क बताता है कि और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आने लगे। इसके कारण किंगडम ने मिलिट्री कंस्क्रिप्शन का ऑर्डर दिया, जिससे हल्क को एडिल के साथ मॉन्स्टर पर्ज यूनिट में भर्ती किया गया। वर्मिलियो समझ जाती है कि यही वो जगह थी जहां हल्क ने न्यू वर्ल्ड क्रीचर्स के बारे में सीखा था। डर के बावजूद हल्क ने पूरी ताकत से न्यू वर्ल्ड क्रीचर्स के साथ लड़ाई की और जीत गया। वर्मिलियो मानती है कि हल्क की हीरो की पावर उस वक्त एक्टिवेटेड हुई थी। हल्क अब एडिल के बारे में बताता है। वो कहता है कि एडिल एरिया लॉर्ड का बेटा था और कैपिटल छोड़कर गया क्योंकि उसके सोल्जर्स अकेले मॉन्स्टर्स को संभाल नहीं पा रहे थे। वो ज्यादा मॉन्स्टर पर्जिंग सोल्जर्स की मांग करने के लिए निकला था। हल्क ने उसकी मदद की ऑफर की,
लेकिन जब वे एडिल के होम टाउन पहुंचे तो देखा कि वहां आग लगी हुई थी। हेल्क ने एडिल को समझाया कि उसके लोग अब भी सेफ हैं और उन्होंने फैसला किया कि वे उस एरिया में जाकर मॉन्स्टर से निपटेंगे। वहां उन्हें एक फीमेल वॉरियर मिलती है जो शहर में रैम्पेजिंग मॉन्स्टर्स को मार रही थी। हेल्क और एडिल उसकी मदद करते हैं और बाकी मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं। वो लेडी हेल्क की ताकत देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सोर्ड और सोर्ड्समैन स्किल्स उसे हेल्क से ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। तभी कुछ सिटीजन्स एक बिल्डिंग से बाहर आते हैं और एडिल खुश होता है कि वे सब सेफ हैं। उसे पता चलता है कि वो लेडी एक मर्सनरी ग्रुप की मेंबर है और वो उनका शुक्रिया करता है। हेल्क बताता है कि उस लेडी का नाम अलीसिया था और वो उस मर्सनरी बैंड की लीडर थी। एडिल अलीसिया से पूछता है कि क्या वो और उसका ग्रुप आगे भी मदद कर सकते हैं, लेकिन अलीसिया कहती है कि बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स आने लगे हैं इसलिए उन्हें इवैक्यूएट करना चाहिए। हालांकि वो हेल्क से पूछती है कि क्या वो उसके ग्रुप को बैकअप दे सकता है। हेल्क मान जाता है और अलीसिया उसे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करने के लिए कहीं ले जाती है। हेल्क वर्मिलियो को बताता है कि यही उसके वॉरियर जर्नी की शुरुआत थी। हेल्क बताता है कि मॉन्स्टर्स अचानक आने लगे थे और वो और मर्सनरीज कभी आराम नहीं कर पाए। फिर भी मर्सनरीज हर बार जोश से लड़ने को तैयार रहते थे। हेल्क कहता है कि एडिल ग्रुप में जान डालता था जबकि अलीसिया एक बेहतरीन लीडर थी। फिर अलीसिया हेल्क से अपने हीरोइक ग्रैंडपा के बारे में बात करती है। नोबल वॉरियर्स के परिवार से आने के बावजूद अलीसिया मानती है कि हेल्क की लड़ने की क्षमता देखकर उसका कॉन्फिडेंस टूट गया था। हेल्क उसे सांत्वना देता है। अलीसिया अब भी हेल्क की ताकत से थोड़ा परेशान रहती है लेकिन खुश है कि वो इतना स्ट्रांग है। उसे विश्वास है कि हेल्क उससे कहीं ज्यादा लोगों को बचा सकता है। अलीसिया कहती है कि वो हेल्क को उसके रिपेयरमैन वाले काम पर लौटने नहीं देगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि हेल्क फिर उस जिंदगी में जाए। हेल्क समझाता है कि 4 साल बीतने के बाद भी मॉन्स्टर्स बढ़ते रहे जिससे और मौतें हुई। इसने किंगडम को डीमन किंग कासल ढूंढने पर मजबूर कर दिया। एक आदमी ने अनाउंसमेंट की कि वे डीमन किंग को हराएंगे ताकि और मॉन्स्टर्स ना आए। वर्मिलियो मन ही मन सोचती है कि ह्यूमंस की ये सोच गलत थी क्योंकि डीमंस किंगडम में मॉन्स्टर्स नहीं भेज रहे थे। हेल्क बताता है कि किंग ने क्लेस को ऑर्डर दिया कि वो डीमन किंग टूरू को मार दे। इस बीच हेल्क, एडिल, अलीसिया और बाकी मर्सनरीज क्लेस और उसके साथियों की लड़ाई पर चर्चा करते हैं। हेल्क सबको भरोसा दिलाता है कि क्लेस जीत जाएगा। फॉर्चुनेटली अनाउंसमेंट के 3 हफ्ते बाद क्लेस ने डीमन किंग को हरा दिया। सभी ने उसकी खूब तारीफ की लेकिन हेल्क खुश नहीं था क्योंकि क्लेस बहुत बुरी हालत में लौटा। हेल्क वरीड था लेकिन उसे भरोसा था कि क्लेस ठीक हो जाएगा। तभी एक डॉक्टर और सेज जिसका नाम मिकारोस था हेल्क से मिलता है। वो हेल्क से माफी मांगता है कि वो डीमन किंग की लड़ाई में क्लेस के लिए कुछ खास नहीं कर सका। हेल्क वादा करता है कि वो मिकारोस और बाकी से कोई गिला नहीं रखेगा। मिकारोस कहता है कि वो क्लेस को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद हेल्क और उसके मर्सनरी साथी अपनी सिचुएशन पर चर्चा करते हैं। अलीसिया को शक है कि किंगडम में मॉन्स्टर्स का हमला रुकेगा नहीं, लेकिन उसके साथी उसे पॉजिटिव सोचने को कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हेल्क बताता है कि अलीसिया सही थी क्योंकि किंगडम में और मॉन्स्टर्स आने लगे। इससे लोगों में क्लेस और उसके साथियों के लिए नफरत फैल गई जिससे हेल्क और एडिल परेशान हो गए। हेल्क मानता है कि डीमन किंग खुद को रिवाइव करने की शक्ति रखता है और वो अनाउंस करता है कि अब वो खुद डीमन किंग को हराने के लिए जर्नी पर निकलेगा। हेल्क डीमन लॉर्ड के कास्टल में घुसपैठ करता है और वहां उसका सामना अजूड्रा से होता है। हेल्क अजूड्रा से लड़ाई करते हुए पूछता है कि डीमंस किंगडम में मॉन्स्टर्स क्यों भेज रहे हैं। अजूड्रा कहता है कि डीमंस मॉन्स्टर्स क्रिएट नहीं करते, वे खुद जमीन से निकलते हैं। वो समझाता है कि डीमन लॉर्ड थॉर को उनके हीरो को ये बात बतानी चाहिए थी। दोनों एक दूसरे से सही तरीके से अपना इंट्रो कराते हैं और अजूड्रा बताता है कि ये किंगडम एक बड़े डीमन एम्पायर का हिस्सा है। अजूड्रा कहता है कि डीमंस का ह्यूमंस से युद्ध करने का कोई इरादा नहीं है। वो बताता है कि किंगडम में मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ने की वजह यह है कि ह्यूमंस ने कासल पर हमला किया था। अजूड्रा हेल्क को एक ग्रेव दिखाता है जो उसने अपने लोगों के लिए बनाया था। हेल्क उससे पूछता है कि वो ह्यूमन से नफरत क्यों नहीं करता। अजूड्रा कहता है कि वो उम्मीद करता है कि एक दिन डीमंस और ह्यूमंस के बीच फिर से दोस्ती के रिश्ते बन सकेंगे। हेल्क वर्मिलियो को बताता है कि उसने अजूड्रा के साथ एक हार्ट टचिंग बातचीत की थी जिसमें उसने डीमन किंग का ओरिजिन और ह्यूमंस के साथ उनके संघर्ष की वजह के बारे में जाना। अजूड्रा हेल्क से कहता है कि उसे लगता है थॉर और क्लेस के बीच शांति बनाने करने की इच्छा थी क्योंकि थॉर मूल रूप से एक पैसिफिस्ट था। अजूड्रा बताता है कि उसने एक क्वाजी बैरियर लगाया है जो किंगडम में पैदा होने वाले मॉन्स्टर्स की संख्या को कम कर देगा। वो हेल्क से कहता है कि जब नया डीमन लॉर्ड आएगा तब सब कुछ बेटर हो जाएगा। अजूड्रा उसे एक कंपटीशन का फ्लायर देता है जिससे नया डीमन लॉर्ड चुना जाएगा। हेल्क किंगडम लौटने का फैसला करता है ताकि लोगों को डीमंस के बारे में सच्चाई बता सके, लेकिन सच्चाई जानते हुए भी हेल्क मानता है कि वो किंगडम के सिटीजन्स को ये बात बताने में झिझक रहा था। हेल्क किंगडम में हुए मॉन्स्टर बैटल के बाद वहां पहुंचता है और अपने मर्सनरी दोस्तों की खबर लेने के लिए एक टैवर्न की ओर दौड़ता है। वे थोड़े घायल होते हैं लेकिन बताते हैं कि वे ठीक हैं। वे हेल्क को बताते हैं कि किंगडम के नोबल्स ने उन्हें एक ऐसी लड़ाई में धकेल दिया जहां से वे पीछे नहीं हट सकते थे। एक फ्लैशबैक में अलीसिया एक नोबल सोल्जर पर चिल्लाती है क्योंकि उसने कासल के गेट्स खोल दिए थे।
जिसकी वजह से कई मर्सनरीज और सोल्जर्स मारे गए। वो नोबल सोल्जर कहता है कि नोबल्स की जानें यूजलेस कॉमनर्स और मर्सनरीज से ज्यादा कीमती होती हैं। हेल्क के दोस्त बताते हैं कि अलीसिया और एडिल को हल्की चोटें आई हैं और वे चाहते हैं कि हेल्क कासल जाकर बताए कि वो ठीक है। हेल्क कुछ कॉमनर्स को बात करते सुनता है कि उन्होंने 3 डीमंस को पकड़ लिया है और किंगडम के मेन इलाके में उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। जब हेल्क देखता है कि लोग उन पर पत्थर फेंक रहे हैं तो वो उनके बचाव में खड़ा हो जाता है। नागरिकों को हेल्क का ये बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल लगता है और वे उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो डीमन स्लेव्स हेल्क को थैंक्स करते हैं और कहते हैं कि क्लेस ने भी उनके लिए ऐसा ही किया था। तभी रफेड वहां आता है और हेल्क से कहता है कि डीमंस उसकी काइंडनेस का फायदा उठाएंगे क्योंकि वे हमेशा बुरे ही रहेंगे। 3 सोल्जर्स उन डीमंस को खत्म कर देते हैं जब वे रूप बदलकर ह्यूमंस पर हमला करने लगते हैं। अलीसिया और एडिल वहां पहुंचते हैं जबकि राफेड हेल्क से कहता है कि उसके शब्दों पर विश्वास करे। इसके बाद राफेड सिटीजन्स को बताता है कि डीमन लॉर्ड थॉर तो बस एक छोटा पार्ट है उस बुराई का जो डीमन रेल्म पर राज करती है। वो कहता है कि उनके पास अवेकनिंग नाम का एक सीक्रेट वेपन है जो उन्हें डीमन काइंड के बराबर बना देगा। हेल्क बताता है कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बीच और भी लड़ाइयां शुरू हो गईं। उस वक्त वो श्योर नहीं था कि अजूद्रा की बातों पर भरोसा करे या नहीं। हेल्क अलीसिया से कहता है कि वो उसके साथ एक रेस्टोरेंट चले क्योंकि उसे अजूद्रा के मैसेज के बारे में सलाह चाहिए। लेकिन हेल्क एडिल को अजूद्रा की बातें बताने से पहले एक आदमी रूम में जाता है जो क्लेस के साथ लड़ा था। वो हेल्क से कहता है कि उसे एक जरूरी काम में उसकी हेल्प चाहिए। जेरूजियन एक हेवी इन्फेंट्री कमांडर है जो हेल्क के भाई क्लेस के साथ डीमन किंग से लड़ने वाले एक्सपीडिशन पर गया था। वो हेल्क को अवेकेंड प्रोसेस के बारे में अपनी चिंता बताता है। वो कहता है कि किंगडम ने इस प्रोसेस को फॉर्मर क्रिमिनल्स पर लागू किया था और हालांकि उन्होंने ताकत हासिल कर ली लेकिन अपनी आत्मा और पहचान पूरी तरह खो दी। जेरूजियन कहता है कि किंगडम का प्लान है कि जल्द ही सभी सिटीजन्स पर जो नोबिलिटी के मेंबर नहीं हैं अवेकेंड स्पेल यूज किया जाएगा और वो उनकी सेफ्टी को लेकर वरीड है। वो कंफर्म करता है कि इस प्लान में वो खुद, लॉर्ड रफेड और किंग तीनों शामिल हैं, जिससे हेल्क हैरान रह जाता है। जेरूजियन हेल्क को वार्निंग देता है कि वो मास्टर मिकारोस और लॉर्ड रफेड पर बिल्कुल भरोसा न करे। एडिल पूछता है कि वो और हेल्क इसमें कैसे मदद कर सकते हैं। जेरूजियन बताता है कि उन्हें स्पेल कास्टर और उसके मेन सपोर्टर्स को हराना होगा ताकि अवेकेंड प्लान को रोका जा सके। वो बताता है कि किंग ही वो स्पेल कास्टर है और क्लेस उसका मेन की है। जेरूजियन वादा करता है कि क्लेस को इस अवेकेंड प्लान के बारे में कुछ नहीं पता और उसे बस यूज किया जा रहा है। हेल्क जेरूजियन का ये अवेकेंड प्रिवेंशन मिशन एक्सेप्ट करता है। अलीसिया और एडिल भी हेल्क की मदद करने का वादा करते हैं। रात में जेरूजियन एक दंगा भड़काता है जिससे हेल्क, अलीसिया और एडिल उसके पीछे पीछे जा पाते हैं। कुछ अवेकेंड सोल्जर्स से लड़ने के बाद हेल्क अपने अजूद्रा से हुई बातचीत के बारे में एडिल, अलीसिया और जेरूजियन को बताता है। हेल्क की बात सुनने के बाद भी एडिल और जेरूजियन को यकीन नहीं होता कि अजूद्रा ने सच कहा था। अलीसिया भी इसी शक में रहती है लेकिन कहती है कि वे पहले सीलेस को ढूंढने के बाद हेल्क से इस बारे में फिर बात करेंगे। वे सीलेस को एक चेयर पर बैठे हुए पाते हैं और तभी मास्टर मिकारोस भी वहां आ जाता है। जेरूजियन मिकारोस से रिक्वेस्ट करता है कि वो अवेकेंड प्रोसेस को रोक दे। काउंसिल बीच में आ जाती है और अवेकेंड प्रोसेस के फेवर में बहस करती है जिससे हेल्क अपसेट हो जाता है। एलिसिया और बाकी सब तय करते हैं कि काउंसिल को उनकी गलती दिखाने के लिए उन पर फोर्स यूज करना पड़ेगा। तभी किंगडम का किंग सामने आता है और अपनी पावर से एलिसिया और बाकी सबको जमीन पर घुटनों के बल झुकने के लिए मजबूर कर देता है। वो कहता है कि वो किसी को अपना प्लान बर्बाद नहीं करने देगा और अलीसिया और दूसरों को खुद को मारने के लिए कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हेल्क अलीसिया और बाकी सबके आगे खड़ा हो जाता है और उन्हें किंग के कंट्रोल से आजाद करता है। काउंसिल मिकारोस को ऑर्डर देती है कि अवेकेंड सोल्जर्स बुलाकर हेल्क पर हमला करें, लेकिन मिकारोस कहता है कि ऐसा करना वेस्ट होगा क्योंकि हेल्क उन्हें आसानी से हरा देगा। किंग ऑर्डर देता है कि क्लेस, हेल्क और बाकी सबको मार डाले। मिकारोस समझाता है कि वो लंबे टाइम से किंग की तलाश कर रहा था और ये पाया कि क्लेस के अंदर वही शक्ति है जिसकी उसे अवेकेंड प्लान पूरा करने के लिए जरूरत थी जब वो एक बच्चा था। मिकारोस एक्सेप्ट करता है कि उसने क्लेस को हमेशा पुश किया और उसको जिंदगी में हर चैलेंज इसलिए दिया ताकि वो इस प्लान के लिए केपेबल बन सके। वो ये भी कहता है कि मॉन्स्टर्स के अचानक आने से क्लेस के लेवल अप में हेल्प मिली और उसका प्लान सक्सेस हुआ। मिकारोस हेल्क को उकसाता है कि वो क्लेस को मार डाले, लेकिन अलीसिया बीच में आ जाती है और लेजेंडरी हीरो स्लेयर सोर्ड से मिकारोस पर वार करती है जिससे मिकारोस चौंक जाता है। एडिल नोट करता है कि इस हमले से शायद सीलेस किंग के कंट्रोल से फ्री हो गया है। तभी माइकारस पीछे से एलिसिया पर अटैक करता है और हीरो स्लेयर तलवार छीन लेता है। किंगडम की काउंसिल और बाकी सभी लोग मिकारोस के चारों ओर फैलती एक डार्क ऑरा को नोटिस करते हैं। मिकारोस हेल्क को मनाने की कोशिश करता है कि वो किंगडम का एलाई बन जाए, लेकिन हेल्क साफ इनकार कर देता है। जब मिकारोस हीरो किलर स्वॉर्ड से हेल्क को मारने की कोशिश करता है तब क्लेस उस पर हमला करता है और उसके दोनों हाथ काट देता है। जब किंग को एहसास होता है कि क्लेस उसके कंट्रोल से बाहर निकल गया है तो वो अपनी पावर का यूज करके फिर से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो ऑर्डर देता है कि क्लेस हेल्क को मार डाले। क्लेस हेल्क के पास आता है, उससे माफी मांगता है और हीरो किलर सोर्ड के एक हिस्से से
खुद को मार लेता है। हेल्क क्लेस के लाइफ के बारे में सोचता है और उसके डेथ पर शोक करता है। जब काउंसिल क्लेस को गार्बेज कहती है तो हेल्क क्लेस की डार्क ऑरा से घिर जाता है और काउंसिल की बातों से और उनके द्वारा अपने भाई के यूज से बेहद गुस्से में आ जाता है। हेल्क जैसे ही काउंसिल को मारने वाला होता है, अलीसिया उसे रोकती है और उसे शांत करती है। अलीसिया, एडिल और जेरूजियन काउंसिल के अवेकेंड वॉरियर्स से लड़ते हैं और हेल्क को प्रोटेक्ट करते हैं जबकि वो बेहोश हो जाता है। एक डरावना सपना देखने के बाद हेल्क एक केव में जागता है और सोचता है कि बाकी सब कहाँ हैं। वो केव से बाहर निकलता है और कुछ बाउंटी हंटर्स से टकरा जाता है। हंटर्स हेल्क को बताते हैं कि उसके साथी लोग आखिरी दम तक लड़े ताकि वो भाग सके। हालांकि उनमें से एक ये बात मजाक में कहता है। हेल्क समझ जाता है कि वो सच बोल रहा है। हेल्किन उनसे पूछता है कि क्या उसके साथी जिंदा हैं, तो उनमें से एक कहता है कि उन्हें शायद पब्लिकली से फांसी दी जाएगी। ये सुनकर हेल्क समझ जाता है कि अभी भी उसके पास अपने साथियों को बचाने का मौका है और वो तेजी से किंगडम की ओर दौड़ पड़ता है ताकि उन्हें बचा सके। हेल्क अपने साथियों के बारे में सोचते हुए किंगडम की फोर्सेस से लड़ रहा है। किंगडम के कई सैनिकों को हराने के बाद हेल्क किंगडम की ओर बढ़ता रहता है। इस बीच कई सिटीजन्स और किंगडम के वर्कर अलीसिया को उसकी गद्दारी के लिए क्रिटिसाइज करते हैं और एग्जीक्यूशनर को उसे मार डालने के लिए चिल्लाते हैं। एग्जीक्यूशनर अचानक रुक जाता है क्योंकि उसे हवा में एक डार्क प्रेजेंस महसूस होती है। हेल्क वहां पहुंचता है जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। हेल्क एक सिटीजन को दूर फेंक देता है और अलीसिया को कंफर्ट करता है। वो उससे कहता है कि उन्हें डीमन वर्ल्ड भाग जाना चाहिए क्योंकि उसे अब यकीन है कि अजूद्रा सही था। डीमन सच में काइंड क्रीचर्स हैं। अलीसिया कहती है कि वो हेल्क के साथ डीमन वर्ल्ड जाने के लिए तैयार है। तभी रफाइड वहां पहुंचता है और हेल्क की एम्बिशन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो कहता है कि किंगडम वापस आना एक बड़ी गलती थी क्योंकि अलीसिया और बाकी सभी लोग अवेकनिंग के असर में आ चुके हैं। हेल्क पूछता है कि अलीसिया अवेकनिंग से कैसे अफेक्ट हो सकती है। वो स्नो को देखता है और राफाइड बताता है कि इस कंट्री की स्नो दरअसल उस स्पेल का पार्ट है जो अवेकनिंग प्रोसेस को तेज करती है। राफाइड कहता है कि इस बर्फ से भागना वेस्ट है, जबकि हेल्क अलीसिया को सफर होता देख रहा होता है। वो बताता है कि अब आम लोगों से लेकर नोबल्स तक हर कोई अवेकनिंग के बाद लिविंग सोल्जर्स के रूप में रीइंकारनेट होगा। अलीसिया हेल्क को उसे बचाने से रोकती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो हीरो किलर से उसे मार दे। हेल्क मना कर देता है और दोनों कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। अवेकनिंग से पहले अलीसिया आखिरी बार हेल्क से मुस्कुराने की रिक्वेस्ट करती है। हेल्क मुस्कुराता है और उसी पल अलीसिया हेल्क की बाहों में अवेकनिंग का शिकार हो जाती है। हेल्क किंगडम के अंदर तेजी से भाग रहा होता है जबकि रफाइड उसे नीचा दिखाता है कि उसने अलीसिया की जिंदगी खत्म नहीं की। हेल्क को विश्वास है कि वो अलीसिया की अवेकनिंग को उलटने और शहर में हो रही स्नोफॉल को रोकने का तरीका खोज सकता है। ज़्रूज़ेऑन हेल्क के पास आता है और कहता है कि उसने अपनी अवेकनिंग को एक्सेप्ट कर लिया है और नहीं चाहता कि हेल्क इसे उलटे। वर्मिलियो हेल्क से पूछती है कि उसने किंग को क्यों नहीं हराया, क्योंकि ऐसा करने से ये पूरा प्रोसेस रुक सकता था। हेल्क कहता है कि उसने कोशिश की थी लेकिन उसे पता था कि किंग को मारने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वो कहता है कि किंग की मौत से इंसान पूरी तरह कंट्रोल खो देंगे और जिंदगी भर लोगों को मारते रहेंगे। हेल्क की नजर मिकारोस पर पड़ती है और वो चौंक जाता है कि वो अब भी जिंदा है। हेल्क मिकारोस पर गुस्से में हमला करता है और उसे हर चीज के लिए दोष देता है जो अब तक हुई। मिकारोस रिवील करता है कि वो अपने प्लान को कंटिन्यू रखने के लिए क्लेस के शरीर का यूज कर रहा है। वो हेल्क को और भड़काता है ये कहते हुए कि वो उसे रोकने में नाकाम रहा। हेल्क अपनी डॉर्मेंट पावर्स का यूज करके उसे घायल करता है, लेकिन मिकारोस एक पोर्टल खोलकर हेल्क को किसी और जगह भेज देता है। वर्मिलियो को एहसास होता है कि यही कारण था कि हेल्क आखिरकार डीमन रेल्म में पहुंच गया। हेल्क उसे बताता है कि डीमन रेल्म में उसने केनरॉस से मुलाकात की थी। हेल्क बताता है कि केनरॉस और उसके लोग उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं, भले ही वो उस पर्सन का भाई हो जिसने डीमन किंग को हराया था। हेल्क की बात सुनने के बाद वर्मिलियो समझ जाती है कि हेल्क का एक और गोल है, अपने डीमन साथियों को प्रोटेक्ट करना, साथ ही अपने पुराने ह्यूमन साथियों को बचाना। हेल्क को एहसास होता है कि उसके अंदर एक खतरनाक पावर छिपी हुई है और उसे डर है कि उसका अनकंट्रोलेबल माइंड वर्मिलियो और उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से वो चाहता है कि वर्मिलियो हीरो स्लेयर तलवार को अपने पास रखे, लेकिन हेल्क ये भी कहता है कि वो चाहता है कि ये तलवार अजूद्रा के पास रहे क्योंकि उसे भरोसा है कि अजूद्रा के पास उसे रोकने की ताकत है। वर्मिलियो हेल्क को अपना असली स्टेटस बताती है। एम्पायर की 4 एलीट लॉर्ड्स में से एक के रूप में वो वादा करती है कि वो हेल्क के भरोसे को नहीं तोड़ेगी। वर्मिलियो हेल्क से कहती है कि वो जीने की इच्छा के साथ लड़े और याद रखे कि वो अकेला नहीं है। वो वादा करती है कि जब ये सब खत्म होगा, हेल्क एम्पायर में बिना किसी परेशानी के रह सकेगा। हेल्क, पीवी और वर्मिलियो एक ट्रेन स्टेशन पर वेट करते हैं और फिर एक सवारी पकड़ लेते हैं। इसके बाद दोनों अपनी ट्रैवल जारी रखते हैं और अगले शहर के चीफ से मिलते हैं।
चीफ उन्हें आगे एक मॉन्स्टर के बारे में वार्निंग देता है, लेकिन वर्मिलियो बताती है कि वे पहले ही उसे हरा चुके हैं। वे शहर में पहुंचकर उस मॉन्स्टर की हार का जश्न मनाते हैं। अजूद्रा की एक स्काउट हार्पे वर्मिलियो और बाकी लोगों को ढूंढ लेती है। वो उन्हें अजूद्रा की प्रोग्रेस और अपनी ट्रैवल के बारे में जानकारी देती है। हेल्प मिलने के बावजूद वर्मिलियो को डर है कि उन्हें डीमन रेल्म तक की जर्नी पैदल ही जारी रखनी पड़ेगी। हार्पी वर्मिलियो को अजूद्रा का एक नोट देती है। उसमें अजूद्रा ने उसे एम्पायर की बजाय ह्यूमन रेल्म के सदर्न हिस्से की ओर जाने को कहा है। वर्मिलियो हेल्क से कहती है कि ये नोट उनका प्लान नहीं बदलेगा, लेकिन उसे ये भी बताती है कि अब हेल्क को एम्पायर की फोर्सेस की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अजूद्रा अपने साथियों से कहता है कि वे एक डिवर्शन के रूप में काम करेंगे। वो ये भी बताता है कि हेल्क और वर्मिलियो ही ह्यूमन किंग को हराएंगे। अजूद्रा की डीमन फोर्सेस अवेकेंड ह्यूमन आर्मी से लड़ रही होती हैं। इसी बीच हॉर्न, इस्टा और अजूद्रा कासल में अजूद्रा के अलग अलग प्लान्स पर डिस्कस करते हैं। हॉर्न वरीड होता है कि सर्च पार्टी टाइम पर वर्मिलियो और हेल्क को वापस नहीं ला पाएगी। अजूद्रा हॉर्न को बताता है कि उसने सब सोच समझकर प्लान बनाया है और उन वॉरियर्स की एक लिस्ट तैयार की है जो रिप्लेसमेंट्स के रूप में काम कर सकते हैं। अजूद्रा हॉर्न और इस्टा को बताता है कि उसे एक खतरनाक ह्यूमन की मौजूदगी महसूस हो रही है जो उनके लिए खतरा बन सकता है। वो बताता है कि उन्हें कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहिए और एस्टा के नए फाइंडिंग्स की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सीन बदलता है और हम एस्टा को विंग्ड नाइट्स कासल को इन्वेस्टिगेट करते हुए देखते हैं। एस्टा नाइट्स की आवाजें सुनती है और जल्दी से छिप जाती है। वो हियरिंग गम का यूज करती है ताकि उसकी ऑडिटरी परसेप्शन बढ़ जाए और वो उनकी बातचीत सुन सके। वो सुनती है कि एडिल अपने सबऑर्डिनेट से कासल शिन में घुसपैठ के प्लान के बारे में बात कर रहा है। एक फीमेल नाइट एडिल और बाकी लोगों को डांटती है कि वे ओपन प्लेसेस पर अपने प्लान्स के बारे में बात न करें। ये सुनकर उनमें से एक ये चेक करने के लिए कि कोई जासूसी तो नहीं कर रही, पतले कॉरिडोर्स में घूमने निकल जाता है। एस्टा गलती से एक गड्ढे में गिर जाती है और वहाँ क्लेस को देख लेती है। अचानक विंग्ड नाइट्स वहाँ पहुँच जाते हैं जिससे एस्टा को मजबूरन एक होल में छिपना पड़ता है। वो एस्टा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास अब नेसेसरी मटेरियल्स खत्म हो चुके हैं। एस्टा प्लान बनाती है कि वो कास्टल से निकलकर टाउन में जाकर ये चीजें हासिल करेगी। रफाइड और विंग्ड नाइट्स की नजर से बचते हुए एस्टा खुद को कास्टल के एक अलग हिस्से में पाती है। तभी एक छोटी लड़की उसे देख लेती है। एस्टा लड़की से कहती है कि वो एक ट्रैवलिंग मर्चेंट है ताकि उस पर शक न हो। लड़की उसे बताती है कि वो यहाँ काफी टाइम से फंसी हुई है और चाहती है कि एस्टा कुछ देर उसके साथ रहे। एस्टा भागने की कोशिश करती है क्योंकि नाइट्स उस लड़की को उसका रोज का खाना देने आने वाले होते हैं। लड़की उसे कहती है कि वो बिस्तर के नीचे छिप जाए। जब नाइट्स चले जाते हैं, लड़की अपना नाम बताती है। वो शालमी है। शालमी एस्टा को कॉफी ऑफर करती है और एस्टा उसी कॉफी का यूज करके एस्टा से कांटेक्ट करती है। एस्टा एस्टा को बताती है कि उसने विंग्ड नाइट से क्या जानकारी जुटाई है और शलमी से और इंटेल हासिल करने का प्लान बना रही है। एस्टा एस्टा से कहती है कि शलमी बहुत बड़बोली है, इसलिए उसे इंपॉर्टेंट जानकारी निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है। वर्मिलियो सर्च पार्टी लीडर संडावा से बात करती है। इसके बाद वो हार्पी, हेल्क और पीवी के साथ ह्यूमन किंग के लेयर की ओर ट्रैवल करने का डिसाइड करती है। फिर सीन चेंज होता है और हम अवेकेंड नाइट्स को डीमन लॉर्ड शिन के कासल में घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन वे जल्द ही समझ जाते हैं कि शिन की फोर्सेस ने उनके आने की पहले से तैयारी कर रखी है। शिन नाइट्स को वार्निंग देता है कि वे इस लड़ाई में जीत नहीं पाएंगे। तभी कई मॉन्स्टर्स उसके कासल की ओर बढ़ते हैं। अवेकेंड नाइट्स बताते हैं कि उन्होंने एक स्पेशल स्पेल का यूज करके मॉन्स्टर नेस्ट कुछ तैयार किए हैं। एक फ्लैशबैक में जेरूजियन को क्लेस से मिलने में प्रॉब्लम होती है। वो क्लेस की मदद करना चाहता है ताकि वे दोनों मिलकर डीमन लॉर्ड टूरू से लड़ सकें। जेरूजियन मिकारोस को देखता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे क्लेस के पास पहुंचने में मदद करे। मिकारोस कहता है कि उनके लिए सबसे अच्छा होगा कि वे पहले बैटल का ग्राउंड वर्क तैयार करें। वो एक कर्स्ड क्रीचर को समन करता है ताकि उनकी लड़ाई की पावर बढ़ सके। प्रेजेंट में जेरूजियन अपनी फोर्सेस को ऑर्डर देता है कि वे बैरियर क्रिस्टल के पीछे जाएं। तभी अजूद्रा और उसकी फोर्सेस वहां पहुंचकर उन्हें रोक लेती हैं। उसी टाइम मिकारोस और उसकी फोर्सेस टूरू के कासल में आगे बढ़ते हैं ताकि वे बैरियर क्रिस्टल को ढूंढ सकें। ह्यूरा मिकारोस को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिकारोस उसे हरा देता है। तभी एडिल वहां पहुंचता है और ह्यूरा से लड़ने लगता है, जिससे मिकारोस को क्रिस्टल के पीछे जाने का मौका मिल जाता है। हालांकि अजूद्रा अपनी पावर्स का यूज करके मिकारोस को आगे बढ़ने से रोक देता है। ये पता चलता है कि जेरूजियन ने पहले जिस अजूद्रा को देखा था वो एक्चुअली एक डीमन सोल्जर था जो भेष बदल कर आया था। मिकारोस रिवील करता है कि उसने डीमन लॉर्ड टूरू और उरुम दोनों को मार डाला है। इसके बाद अजूद्रा और मिकारोस के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और अजूद्रा प्लान बनाता है कि वो मिकारोस को बंदी बनाकर उससे पूछताछ करेगा। मिकारोस को याद आता है कि वो अजूद्रा को उसके प्राइम दिनों से जानता है और बताता है कि वो उससे डरता था। मिकारोस ये भी बताता है कि वो एक नई दुनिया बनाना चाहता है और इसके लिए उसने 1500 सालों तक ट्रेनिंग ली है। अजूद्रा कसम खाता है कि वो मिकारोस को मार डालेगा क्योंकि अब उसे एहसास हो गया है कि मिकारोस उससे ज्यादा खतरनाक है जितना उसने सोचा था। ह्यूरा और एडिल लड़ाई शुरू करते हैं। दोनों आपस में लड़ते हुए कुछ मजेदार बातें करते हैं। ह्यूरा को एहसास होता है कि एडिल शायद जल्द ही किंग के स्पेल से आजाद हो जाएगा और वो उसकी हेल्प करने का प्लान बनाती है। इसी बीच
अस्टा शलामी से बातचीत जारी रखती है। शलामी वादा करती है कि अगर अस्टा उसे अपने साथ ले जाए तो वो उसे किंग से मिलवाएगी। श्लेमी, क्लेस, हेलक और बाकी सभी से फिर से मिलने की इच्छा रखती है। अस्टा समझ जाती है कि श्लेमी को बाहरी दुनिया और हेल्क और क्लेस की सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन उसे यकीन है कि शलामी कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है। जब वे किंग के क्वार्टर्स की ओर जा रहे होते हैं, शलमी अपनी अमेजिंग एथलेटिक स्किल्स और स्प्रेडिंग पावर्स दिखाती है। ये स्प्रेडिंग पावर्स बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी स्नो, हेल्क और अलीसिया के आसपास थी उसके फ्लैशबैक में। अस्टा सोचने लगती है कि शलामी की पावर्स कितनी खतरनाक हैं और उसे लगता है कि अगर वो शलामी को भागने में मदद कर सके तो युद्ध की दिशा बदल सकती है। अचानक शलामी बीमार पड़ जाती है और सोचती है कि वो अस्टा को इस रास्ते पर क्यों लेकर आई। अस्टा किसी के आने की आवाज सुनती है और शलामी से कहती है कि वो उसके पीछे चले। दोनों अनजाने में किंग के डोमेन में एंटर कर जाती हैं। किंग शलमी को एक चाकू देता है और वो उसे लेकर अस्टा पर हमला कर देती है। अस्टा तुरंत समझ जाती है कि शलमी को कंट्रोल किया जा रहा है। तभी रफाइड वहां पहुंचता है और शलमी बेहोश हो जाती है। अस्टा रफाइड पर हमला करती है, लेकिन कई अवेकेंड ह्यूमंस उसे रोक लेते हैं। रफाइड कंफर्म करता है कि अगर वे किंग को मार भी दें तो ये दोनों साइड्स के लिए और ज्यादा विनाश लाएगा। फिर भी उसका मानना है कि डीमंस पहले ही हार चुके हैं। कासल में अजूद्रा और मिकारोस की लड़ाई जारी है। लड़ाई के दौरान अजूद्रा द्वारा पकड़े गए अवेकेंड नाइट्स चेंज होकर न्यू वर्ल्ड के उन पावरफुल मॉन्स्टर्स में बदलने लगते हैं जिन्हें डीमन काइंड पहचानता है। मिकारोस इस प्रोसेस को डिटेल से समझाता है और कहता है कि अजूद्रा की गलती थी कि उसने उन्हें कैद किया। अजूद्रा को बाहर से कुछ सुनाई देता है और मिकारोस बताता है कि उसने किंग का स्पेल तोड़ दिया है, जिससे 20,000 विंग्ड नाइटर्स पावरफुल मॉन्स्टर्स में बदल गए हैं। मिकारोस जानता था कि वो अकेले अजूद्रा और उसकी फोर्सेस को नहीं रोक सकता, इसलिए उसने ये प्लान बनाया। अजूद्रा हॉर्न को बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो बाकी सबको कासल उरुम की ओर पीछे हटने को कहे ताकि नुकसान से बचा जा सके। अजूद्रा अपनी पावर्स का यूज करके मैक्सिमम मॉन्स्टर्स को रोकता है ताकि उसकी सेना भाग सके। एडिल ह्यूरा को एक सेफ प्लेस पर ले जाता है। मिकारोस उसे देखता है और समझ जाता है कि एडिल ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर खुद को किंग के स्पेल से फ्री कर लिया है। एडिल ह्यूरा से इस सिचुएशन पर डिस्कस करता है। वो मानता है कि वो इस ट्रांसफॉर्मेशन से अनअफेक्टेड है क्योंकि उसका अवेकनिंग से स्वाभाविक जुड़ाव है। मिकारोस उनकी बातचीत में दखल देता है और एडिल ह्यूरा से कहता है कि वो भाग जाए और अपने दोस्तों को बचाए, जबकि वो मिकारोस से लड़ेगा। मिकारोस एडिल पर माइंड ब्रेक स्पेल का यूज करता है, एक मैजिक जो उसने इसलिए बनाया था ताकि कोई अवेकेंड नाइट उसके ऑर्डर्स के खिलाफ न जा सके। ह्यूरा अपनी तलवार से मिकारोस को दूर फेंक देती है। एडिल ह्यूरा से कुछ इंस्पायरिंग बातें कहता है और फिर कहीं भाग जाता है। अब एक मॉन्स्टरस रूप में एडिल अजूद्रा से लड़ता है जो ट्रांसफॉर्म्ड अवेकेंड नाइट्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। एडिल अजूद्रा पर हावी हो जाता है जबकि मिकारोस दूर से हंसता है। मिकारोस समझता है कि अजूद्रा ने हेल्क पर अपना भरोसा रखा है, लेकिन मिकारोस को यकीन है कि हेल्क उसकी सेनाओं का मुकाबला नहीं कर पाएगा और वो हेल्क को उसकी ही एक पुराने साथी से लड़वाने का प्लान बनाता है ताकि ये साबित कर सके। वर्मिलियो और हेल्क कैंप फायर के पास बैठकर अपने प्लान्स डिस्कस कर रहे होते हैं। हार्पे और पीवी आराम कर रहे होते हैं और वर्मिलियो हेल्क से कहती है कि भले ही वे ह्यूमन किंग को हरा दें, फिर भी ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। हेल्क जानता है कि उन्हें उन ह्यूमंस को भी हराना होगा जिन्होंने म्यूटेशन प्रोसेस से गुजरकर नई पावर हासिल की है। उसे पूरा भरोसा है कि उसमें उन्हें हराने की विल पावर है। वर्मिलियो हेल्क को याद दिलाती है कि उसे ये बोझ अकेले नहीं उठाना चाहिए और वादा करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। अगले दिन वे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तभी एक स्काउटिंग टीम का मेंबर रूफ आता है और वर्मिलियो और बाकी सभी को वार्निंग देता है कि वे आगे न बढ़ें क्योंकि विंग नाइट्स के एक ग्रुप ने उनके बेस पर सडनली हमला कर दिया है। ये पता चलता है कि राफेड ने इस हमले को लीड किया था और उम्मीद कर रहा था कि उसकी मुलाकात हेल्क से हो जाएगी। हार्पी वर्मिलियो की सेफ्टी को लेकर वरीड होती है, लेकिन वर्मिलियो को यकीन है कि विंग्ड नाइट का असली टारगेट हेलक है। वो मानती है कि वे हेलक को गुस्से में लाना चाहते हैं ताकि वो डेमोन्स और ह्यूमंस दोनों के लिए मुसीबत बन जाए। वर्मिलियो और हेल्क पीवी और हार्पी से कहते हैं कि वे पीछे ही रहें। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें रफाइड और मिकारोस कासल उरुम में वॉब गेट इंसिडेंट के दौरान मिकारोस की हेल्क से होने वाली मुलाकात पर बात कर रहे होते हैं। मिकारोस रफाइड को वार्निंग देता है कि हेल्क के अंदर एक डेंजरस पावर छिपी है जो उनके प्लान्स के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। वो राफेड से कहता है कि वो हेलक को कैसल पहुंचने से पहले ही रोक दे। वो सुझाव देता है कि राफेड अपने पीछे खड़ी फीमेल नाइट को भी इस लड़ाई में साथ ले जाए। प्रेजेंट में वर्मिलियो और हेल्क का सामना राफाइड से होता है। राफाइड वर्मिलियो के पहले वाले डाउट्स को कंफर्म करता है, लेकिन हेल्क को बिना किसी परेशानी के आगे जाने का मौका देता है। हेल्क राफाइड से कहता है कि उसका भागने का कोई इरादा नहीं और अगर जरूरत पड़ी तो वो डीमन काइंड की सेफ्टी के लिए हर इंसान को हरा देगा। हेल्क और वर्मिलियो रफाइड और उसकी सेना से लड़ने लगते हैं। वर्मिलियो रफाइड को रोकने की जिम्मेदारी लेती है और हेल्क को याद दिलाती है कि उसे उसके बजाय सामने वाले दुश्मनों पर ध्यान देना चाहिए। भले ही वर्मिलियो को हेल्क पर भरोसा है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उनके करीब कुछ डेंजरस आ रहा है। सडनली वही फीमेल नाइट वहां आ जाती है और हेल्क पर एक तीर चलाती है, लेकिन हेल्क तुरंत उस तीर को पकड़ लेता है। वर्मिलियो को एहसास होता है कि वो फीमेल विंग्ड नाइट हेल्क की पुरानी दोस्त अलीसिया है।
जब वर्मिलियो इस बात पर सोच में डूबी होती है तो राफेड अपनी सेना को उस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। हेल्क वर्मिलियो की मदद करना चाहता है लेकिन वो उसे कहती है कि वो ठीक रहेगी। उसी टाइम वर्मिलियो को थोड़ी चिंता होती है कि जब हेल्क को पता चलेगा कि वो विंग्ड नाइट एक्चुअली अलीसिया है तो कहीं वो अपना आपा न खो दे। राफाएड से लड़ाई के दौरान वो हेल्क के साथ अपने एक्सपीरियंस और उसके बारे में, अपनी जानकारी के बारे में बातें करने लगता है। अचानक हेल्क की डार्क एनर्जी पूरे बैटलफील्ड को घेर लेती है और वर्मिलियो समझ जाती है कि हेल्क को अब विंग्ड नाइट की असली पहचान का पता चल गया है। अलीसिया को पहचान कर हेल्क उससे पूछता है कि क्या उसे वो याद है। हेल्क अलीसिया से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो इस दर्द को जल्द ही खत्म कर देगा। राफाएड की बातों पर सोचते हुए और हेल्क के साथ अपने पुराने पलों को याद करते हुए वर्मिलियो हेल्क को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राफाएड बीच में आ जाता है और बोलता है कि हेल्क का एक माइंडलेस किलिंग मशीन बन जाना उनके लिए फायदेमंद होगा। वर्मिलियो हीरो स्लेयर से राफाएड को घायल कर देती है और राफाएड देखता है कि हेल्क का डार्क ऑरा धीरे धीरे गायब हो रहा है। वो सोचता है कि क्या हेल्क अपने आप पर काबू पा लेगा। वर्मिलियो हेल्क को अलीसिया को मारने से रोकने में सफल होती है और उससे कहती है कि वो उसे इंसानों और बाकी सभी को बचाने में मदद करेगी। इसके अलावा वर्मिलियो हेल्क से कहती है कि वो उम्मीद न खोए और उसे अब तक की उसकी अचीवमेंट्स की याद दिलाती है। इसके बाद वर्मिलियो राफाएड की सेना की ओर ध्यान देती है और ह्यूमैनिटी के लिए अपने नए रिस्पेक्ट और उन्हें उनको खतरनाक हालात से बचाने के अपने गोल को डिक्लेयर करती है। राफाएड बीच में बोलता है और वर्मिलियो से कहता है कि अवेकेंड ह्यूमंस अब कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। वो ये भी बताता है कि अजूद्रा युद्ध में मारा गया और अगर वे विरोध करेंगे तो और भी जाने जाएंगे। वर्मिलियो आर्ग्यू करती है कि अजूद्रा कभी नहीं मर सकता क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ये झूठी खबर कई बार सुनी है। वर्मिलियो हेल्क की ओर मुड़कर कहती है कि उन्हें बाद में अजूद्रा से मिलना चाहिए ताकि वो ये जान सके कि क्या कोई तरीका है जिससे इंसानों को बचाया जा सके। राफाएड वर्मिलियो के रिबेलियस बातों से उसकी असली पहचान का अंदाजा लगा लेता है। हेल्क राफाएड का सामना करता है बिना कुछ कहे। राफाएड समझ जाता है कि अब उससे बात करना बेकार है, इसलिए वो पीछे हट जाता है। वर्मिलियो हेल्क से माफी मांगती है और हेल्क उसे थैंक्स कहता है जो कुछ भी उसने उसके लिए किया है। वो डिक्लेयर करता है कि वो इंसानों को बचाना चाहता है। वर्मिलियो वादा करती है कि वो हेल्क को इस गोल तक पहुंचने में हेल्प करेगी। अगले दिन वर्मिलियो हेल्क और बाकी सभी से कहती है कि वो और हेल्क कासल शिन की ओर ट्रैवल करेंगे ताकि अजूद्रा से बात की जा सके। वो स्काउट डीमन से कहती है कि वे ये जानकारी उन साथियों तक पहुंचा दें जो बेस पर हुए हमले के दौरान भाग गए थे। दूसरी ओर हॉर्न और इस्टा अजूद्रा को बताते हैं कि वर्मिलियो सेफली मिल गई है। इस्टा अजूद्रा को बताती है कि वो और हेल्क कासल शिन की ओर जा रहे हैं और उसे वर्मिलियो का लेटर देती है। अजूद्रा खुश होता है कि वर्मिलियो इंसानों को बचाना चाहती है। कासल शिन की जर्नी से पहले रोकोको पहुंचती है और वर्मिलियो को बताती है कि उस कासल में क्या हुआ था और ये भी कि अजूद्रा अब भी जिंदा है। एंड में हेल्क, पीवी और वर्मिलियो कासल शिन की ओर बढ़ते हैं ताकि अजूद्रा से मिल सकें। और एनिमे यही खत्म होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।